अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। आई होप आपको ये नॉवल अच्छा लग रहा होगा। तो आपको नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताएं। आप लोगों की नेक्स्ट रिक्वेस्ट कौन सी हैं वो भी कमेंट करें। और आप लोगों को तो जैसे पता ही है कि ये नॉवल बहुत लॉन्ग है, तो मैं इस नॉवल के लास्ट एपिसोड को पार्ट पार्ट में करूँगी। फर्स्ट सेकंड पार्ट ऐसे जहाँ तक ये बनता है। ठीक है, आपको तो पता ही है नॉवल लॉन्ग है, सो मैं इसलिए ऐसे ही करूँगी। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके अपनी राय देते रहें। सो करते हैं नॉवल स्टार्ट। नॉवल नेम है हिसारे मोहब्बत सीज़न 2 बाय आन फातिमा। लास्ट एपिसोड पार्ट 1। भाभी कैसी तबीयत है अब आपकी? मंथा जो कुछ देर पहले ही कॉलेज से आई थी, फ्रेश होते ही रोशानी के पास उसके कमरे में चली आई थी। कुछ उसकी तबीयत का एहसास था और कुछ उसे अब रोशी के साथ वक्त गुजारने की आदत हो चुकी थी, तो ज़्यादा अरसा वो लोग साथ ही पाई जाती थी। ठीक हूँ, बस आज थोड़ी नींद आ रही थी तो दोबारा यहाँ आ गई। रोशा ने मुस्कुराकर इसकी बात का जवाब दिया तो इस बात में वो सर हिलाती साइड टेबल पर सूप का बाउल देखकर बेड पर बरजुमान हो गई। अब उठें, ये सूप पी लें, मम्मा ने भेजा है और कहा है ठंडा होने से पहले पीना है अब आपको। ममता अपनी मॉम की कही बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताई तो वो मुस्कुराती उठने लगी। इस नाजुक मरहले से गुजरते वक्त इसकी सास ने माँ बनकर ही ख्याल रखा था, कभी उसे परेशी की कमी महसूस नहीं होने दी थी। इनके ख्याल रखने के अंदाज को सोचते वो उठ बैठी और अभी चंद चम्मच ही सूप पिया था कि अचानक दिल खराब होने पर वापस बाउल रखते अबकाई का बमुश्किल रोकते लंबा सांस खारिज किया। अभी वो दोबारा सूप की जानिब हाथ बढ़ाती कि अचानक दर्द की ठेस बदन में उठने पर वो वहीं जामिद होकर रह गई। मंता मम्मा को बुलाओ प्लीज़। इसके यूं उठकर बैठने पर और खुद पर जब्त करने की बदौलत सुर्ख होते चेहरे को देखकर मंता घबरा कर इस बात में सर हिलाती फौरन नीचे की जानिब भागी। इसके इतला देने पर किचन में काम करती उसकी मम्मा जल्दी से ऊपर रोशानी के कमरे की जानिब बढ़ी और उसके कुछ रिलैक्स होने पर अस्पताल जाने की घर से उसे साथ लेकर निकली। साथ अहद को फ़ोन मिलाकर इतला दी ताकि वो भी जल्द वहाँ पहुँचे। अहद को जैसे ही फ़ोन आया था वो मास खान को बताते निकलने लगा था। वो भी अपने मैनेजर को इतला देते उसके साथ चल दिए। हॉस्पिटल पहुंचकर रोशानी को अंदर ले जाते ही कुछ देर बाद वहां बाकी तमाम लोग भी मौजूद थे और इन दोनों की सलामती की दुआ करने में महू थे। तकरीबन 1 घंटे बाद रूम का दरवाज़ा खोलते डॉक्टर बाहर आई तो अहद ने जल्दी से उसका रुख किया। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है अब? इसे बेचैनी से पूछा तो वो इसकी जानिब मुस्कुरा कर देखी। फिक्र वाली कोई बात ही नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और कॉन्ग्रेचुलेशंस, अल्लाह ने आपको बेटे जैसी नियामत से नवाजा है। वो मुस्कुराकर कहती आगे बढ़ गई, जबकि उनकी बात पर अहद दिलकशी से मुस्कुराकर अल्लाह का शुक्र अदा करने की गर्ज से प्रे रूम की तरफ जानिब चल दिया। जबकि बाकी तमाम नफूस के दिलों पर भी ये बात फुवार बन के पड़ी थी। सब लोग खुश खुश बाज दिख रहे थे। कुछ ही देर में नर्स ने छोटे से लिहाफ में लिपटा एक गदास वजूद अहद की मॉम के हाथ में थमाया तो उसे लेते ही माथा चुमते परीशे की जानिब बढ़ाया। ये तो बिल्कुल अहद की कॉपी है, वह मुस्कुराते हुए कहने लगी तो सब ने बच्चे को देखते उनकी बात की तायद की। अहद के दोबारा आते नर्स ने परीशे का पूछते वो अंदर की जानिब चल दिया था जहाँ वो आराम कर रही थी। शुक्रिया ज़िंदगी इस खूबसूरत तोहफे के लिए, इसके माथे पर बूसा देकर मुस्कुराते कहा तो वो आसूदगी से मुस्कुरा दी। अहद हमारा बेटा। इसके कहने पर अहद ने अपने हाथ में थामा मुलायम वजूद इसे थमाया, जिसे थामते ही माथे पर अकीदत से प्यार करते उसे सीने से लगाया तो अहद भी इन दोनों को बारी बारी देखते दोनों के माथे पर प्यार करते वहीं बरजुमान हो गया। कुछ ही देर में घर के तमाम फर्द भी हॉस्पिटल में मौजूद थे। सब लोग इंतहाई खुश थे। घर में काफ़ी अरसे बाद किसी बच्चे की आमद थी तो हर तरफ खुशियों का घेरवा था। ये सब आप लोग घर जाकर कीजिएगा, अभी मुझे मेरे भांजे से तो मिलने दे। फहद मुस्कुराते हुए अंदर आते हुए कहा तो इसकी आमद पर वो दोनों मुस्कुरा दिए। पीछे ही तमाम घर के अफराद भी अंदर की जानिब बढ़े थे। अच्छा बताए, इसका नाम सोचा है आप लोगों ने कुछ? इसके पूछने पर अहद ने इस बात में सर हिलाया। हमास। रोशानी के कहने पर इसने दांत देने वाली नज़रों से उसे देखा। आहा, नाइस नेम। वैसे अहद भाई आपके जैसा ही है, बस आंखें रोशी जैसी हैं। उसकी बात पर ज़बान ने, यहाँ पे ज़बान लिखा है रब्बान की जगह। उसकी बात पर रब्बान ने घुरा जो कब से ही बेबी को लिया हुआ था, अब यहाँ भी दे दे, कब से लगा हुआ है। रब्बान ने उसके हाथ से ही बेबी लेते कहा पर इसकी जल्दबाजी पर हिजाब ने झड़का तो वो सॉरी कहता हमास के साथ खेलने में महू हो गया। अभी कुछ ही देर इन्हें यूं ही बैठी थी कि शाह फैमिली के तमाम लोग भी आन पहुँचे, जिसमें तमाम बड़ों ने रोशानी को प्यार देते बेबी को प्यार करा और आपस में महू गुफ्तगू हो गए।
जबकि तमाम मर्द अभी ऑफिस का टाइम था तो वहीं मसरूफ़ थे। उन्होंने बाद में मिलने का इरादा किया था, अलबत्ता इन सबको यहाँ लाने के लिए रायम साथ आया था। क्योंकि रायम को जाने की जल्दी थी तो रब्बान के हाथ से बेबी को लेते माजा की जानिब मतवज्जा हुआ, जो इसे ही इश्तियाक से दिख रही थी। रायम ने कितना छोटा है ना, इसकी मासूमियत से कहने पर इसकी जानिब मतवज्जा तमाम लोग मुस्कुरा दिए। माजा सब बच्चे इतने ही होते हैं। रायम की बात पर वो खज्जल सी मुस्कुरा दी। अच्छा देना मुझे, आप तो लेकर ही बैठ गए हैं। इसके शिकवे पर वो मुस्कुराया। रोशी, लगता है यहाँ बारियां लगानी चाहिए, 5-5 मिनट सब लेंगे उसे। रैम ने शरारत से कहा तो सबके कह कह गूंजे। माजा ने रैम से हमास को लेते ही सोफे पे लीजे के साथ जगह संभाली। लीजे, देखो ये बिल्कुल अहद भाई जैसा है ना, पर तुम्हारा बेबी मेरी तरह होना चाहिए, इकलौती फुप्पू होंगी मैं उसकी। माजा के कहने पर लीजे ने उसे सुर्ख चेहरा समेत घूरा तो वो इसे कह रही थी जैसे इसके हाथ में हो ये सब। अच्छा अब शर्माओ मत, तुम अभी कौन सा भाई है जो तुम ब्लश कर रही हो। अध्ययन के जिक्र पर लीजे ने उसे कंधे पर हाथ मारते बाज रहने का इशारा किया। अब चुप मर जाओ माजा, वरना रायम भाई को कहती हूँ लेकर जाए घर पर, फिर देखती रहना इन्हें ताकि तुम्हारा बेबी इन जैसा हो। लीजे के कहने पर वो खिलखिला कर हंस दी, जिस पर लीजे ने इसकी अबदी खुशियों की दुआ की। यार अब बस भी कर दो, कब से बैठी हूँ मैं, अब मुझे दो इसे, तुम लोग तो छोड़ ही नहीं रही। अब क्या अनाबी से बर्दाश्त ना हुआ तो वो जल्दी से बोली कि मबादा आप कोई और ही ना ले लें। चलिए भाई अनाबी, आप ही अब जल्दी ले ताकि मेरी भी कोई बारी आए, फुप्पू को कोई पूछ ही नहीं रहा। मंथा ने ना दिखने वाले आंसू साफ करते कहा। तब उसकी बात पर तमाम नफूस के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गई। अच्छा चलो हम पूछ लेते हैं भाई, आप लोग बाद में लीजिएगा, फुप्पू को दे दे कहीं सदमा ना हो जाए। रब्बान के चुटकले पर मंथा ने ज़बरदस्त घुरी से नवाजते हमास को थामा। उसे थामते हुए डर भी लग रहा था कि कहीं गिर ही ना जाए। बड़ी मुश्किल से उसे संभालते 2 मिनट में ही अनाबी की गोद में दे दिया था कि उसे डर लग रहा था कि जितना छोटा ही था अगर गिर जाता तो। इसकी बात पर रोशानी मुस्कुराई थी, अलबत्ता बाकी सब बेबी के ही मुंतजिर थे, जिसे एक छोड़ता तो कोई दूसरा ले लेता। अनाबी के हाथ में जाते ही उसने ज़रा सी आंखें वाक करते मुँह बगाड़ते जिसे रोने की तैयारी की थी। जिसे समझते वो बौखला कर उठते उसे रोशानी को दे गई। ये चीटिंग हुई, मेरे पास आते ही ये रोने लगा, अब मैं दोबारा लूँगी। वो मुंह बसोड़ते हुए बैठ गई। बेबी को खामोश होता देख वो उठकर उसे लेती, इससे पहले ही अंदर दाखिल होती नाहिद बेड की जानी बढ़ते परिशे को मुबारकबाद देती बेबी को थाम गई और इसे बेबी लेते देख इसने गुस्से से मुठ्ठियां भींची थी, क्योंकि सबकी मौजूदगी में फ़िलहाल कुछ कहना मुनासिब भी नहीं था। अलबत्ता नाहिद हमास को थाम कर इसके बिल्कुल सामने सोफे पर फहद से कुछ दूर खाली जगह पर बरजुमान हुई थी, जहाँ से अभी रब्बान उठ कर गया था। इसने एक नज़र सामने इससे बेखबर बैठे फहद की जानिब देखा, जो मोबाइल में कुछ टाइप करने में मसरूफ़ था। अपने करीब आहट पर नज़रें उठाकर देखा, फिर सामने उसकी जानिब देखा जो इन्हीं की जानिब मतवज्जा थी। फिर दोबारा नाहिद को देखते मुस्कुरा कर इसकी बात सुनने लगा, जबकि उसके अंदाज पर अनाबिया गुस्से से वॉक आउट कर गई। इससे ये सोच ही गुस्सा दिला रही थी कि जब तक वो इसके निकाह में नहीं थी तब तक आगे पीछे घूमता रहता था, और अब इस दिन के बाद से एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया था, और उल्टा इससे नाहिद से हंस हंस कर बातें कर रहा था। इसके अंदाज पर बमुश्किल अपने आप को कुछ कहने से बाज रखती वो कमरे से ही निकलती चली गई कि अब इसकी बर्दाश्त ख़त्म हो रही थी। अनाबी तुम यहाँ से ना उठी ना, फिर तुम्हारी खैर नहीं है। इतनी दिनों से बोल रही हूँ परिशे आपी का पता ले आओ जाकर, लेकिन तुम ठस से मस नहीं होती। अजरा सोफे पर परसुकून सी बैठी नावल पढ़ने में मसरूफ़ थी। अनाबी के कान खींचते हुए गुस्से से बोली तो वो दांत कचकचाते हुए नाक मुँह चढ़ा गई। मम्मा फ़ोन पर पता तो ले लिया था, अब जाने की क्या ज़रूरत है, आप कहती है तो आज भी कर लूँगी। वो मनमनाती हुई बोली तो अजरा की पेशानी पर सलवटें पड़ी, मतलब उसकी बात की कोई अहमियत ही नहीं। इसके और फहद के निकाह को 2 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन इस दौरान ना वो यहाँ आया था ना उनके दरमियान कोई बात हुई थी। उसे याद था जब रोशी का बेटा हुआ था तब भी इसने उसे मुखातिब नहीं किया था। इस दिन वो इसकी नाराज़गी का सोचते बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई थी। अभी भी 3 दिन पहले परिशे की तबीयत कुछ ख़राब थी तो अजरा उसे रोज़ाना पता करने जाने का कह रही थी, क्योंकि अब इसका परिशे के साथ फुप्पू के अलावा भी कोई रिश्ता इस्तवार था, लेकिन वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी। वो फहद के सामने से ही जाने से खौफ खा रही थी। उसे बस यही धड़का लगा होता था कि अगर आज उससे सामना हो गया और इसने ना बुलाया तो वो बिल्कुल ही टूट जाएगी। तभी वो बार बार अजरा को इनकार कर चुकी थी। बहुत शुक्रिया बच्चे कि आपने कॉल करने का तकल्लुफ़ कर लिया, वो भी नहीं करती।
मम्मा कितने दिनों से कह रही है इनकी सुन लो। रोशी भी पास नहीं होती, उसकी तबीयत भी कुछ ऐसी है, ऊपर से बेटी की पैदाइश के बाद वो मसरूफ़ हो गई है, तो आप ही जाकर उसका दिल बहलाओ। महरम ने भी पास ही जगह संभालते ठीक से आड़े हाथों लिया। वो भी रोज़ की एक ही तकरार से शायद तंग आ चुकी थी। उसके बरक्स फारिया और लीज़े खामोश बैठी इनकी बातें सुन रही थी। वो जानती थी कि उसका हल इनकार की सूरत में ही निकलना है, क्योंकि अनाबी अपने मौक़िफ़ पर डटी होती थी, ना जाने क्यों। बड़ी मम्मा आप तो समझे, वो झुंझलाते हुए बोलती। आखिर में झिझक गई थी। महरम ने दरमियान में ही उसे टोक दिया था। बेटा जी, हम जानते हैं कि आपकी किस वजह से जाने से इनकार कर रही हैं। वो मसरूफ़ तो जैसे कहीं गायब हो गए हैं। इन्हें बस अब काम में मसरूफ़ रहना है। ऑफिस जाना शुरू हो गया है वो। अब ये फजूल के एतराज़ को एक जानिब रखो और तैयार हो फ़ौरन उठकर। वो इसे दरमियान में टोकती हुई संजीदगी से बावर करवाने वाले अंदाज में बोली तो वो अपनी चोरी पकड़े जाने पर खसियाते हुए कमरे की जानिब बढ़ गई। इसके अंदाज पर फारिया और लीज़े का कहका बेसाख्ता था। आज तो वो महरम के हाथों सही पकड़ी गई थी। अदियान इनके कहीं भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी थी। वजह रेहान का डर था, जिसका इल्म अभी तक नहीं हो सका था। अभी भी वो अदियान के साथ अनाबी को भेजने का इरादा रखते थे, क्योंकि परिचय और इसके दरमियान जिस नौईद का रिश्ता इस्तवार था, उसके बाद अनाबी का जाना लाजमी था। लेकिन वो बचपने में इस बात को सिरे से ही नज़रअंदाज करती जा रही थी। आज कैसे मेरी बेटी को मेरी याद आ गई? परिचय उसका गाल छूते हुए बोली तो वो शर्मिंदा हो गई। ना जाने क्यों उसने इस काम में देरी कर दी। परिचय ने उसका चेहरा देख उसे अपने साथ लगाया था। आपने डॉक्टर को चेकअप कराया तो उन्होंने क्या कहा? इसने उनके अंदाज में मोहब्बत से पूछा तो वो इसके सर पर हाथ फेरते मुस्कुरा दी। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि अपनी किसी बेटी को अपने पास बुला लो जल्दी से। रोशी तो आ नहीं सकती, वो तो हमास में इस कदर मसरूफ़ है। नाहिद देख तो जाती है, लेकिन इसको शायद मेरी ये तबीयत बहुत नागवार गुजरती है, तभी ज़्यादा पास नहीं आती। अब मेरी बेटी आ गई ना, अब मैं भली चंगी हो जाऊंगी। वो इनकी इतनी मोहब्बत पर शर्मिंदा सी होते चेहरा झुका गई। साथ साथ नाहिद की बात पर बेतहाशा गुस्सा भी आया था। आप परेशान मत हो, मैं आपके पास ही हूँ, दिल मत छोटा करें। मामूली सा बुखार है, उतर जाएगा। मास फुप्पा तो यही होंगे ना? इसे मोहब्बत से उन्हें अपने साथ लगाते मास खान के मुतालिक इस्तफसार किया। कुछ दिनों से उनकी तबीयत की बदौलत घर जल्दी वापस लौट आते थे। हाँ, बस आज कोई ज़रूरी मीटिंग थी तो वहीं गए हैं, आने ही वाले होंगे। उन्होंने तफसील से आगाह किया तो वो मुस्कुरा कर इस बात में सरिला गई। मम्मा, अब आपकी तबीयत कैसी? फहद जो मास खान की मसरूफियत की बदौलत इनके कहने पर खुद घर आया था, उनके कमरे में दाखिल होते ही बेध्यानी में बोला। माँ अनीस की साथ बैठे वजूद को देखते इसकी आंखों में वाज़े हैरानी नमूदार हुई। चेहरा खुद ब खुद सपाट हो गया था। साफ तो अनाबी को भी सूंघ गया था। इसने यूं उसकी उम्मीद नहीं की थी कि वो इसकी मौजूदगी में ही घर लौटेगा। हाँ, मैं ठीक हूँ। अनाबी ने आकर मुझे भली चंगी कर दिया है, वो मुस्कुराते लहजे में बोली तो अनाबी ने फ़कत मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। ख्याल तो आपका मम्मा नाहिद भी बहुत रखती है। मेरे ख्याल से आपके मुंह से उसकी तारीफ़ तो नहीं सुनी कभी ऐसी। वो इसे मुकम्मल नज़रअंदाजी बरतते बराह रास्त परिचय से मुखातिब हुआ तो अनाबी का चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया, जबकि परिचय ने अचंभे से उसकी सिम देखा, जिसका जब दिल करता था नाहिद को बेइज्जत करता था और जब दिल करता था उसकी तरफदारी शुरू कर देता था। खैर, तुम आजकल इसका साथ बहुत दे रहे हो, मेरा साथ देना तो तुम्हें बेतहाशा चुभता था। वो तीखे चतोनों से घुरते हुए बोली। इस दौरान वो खामोश तमाशाई बनी सर झुकाए बैठी थी, क्योंकि अब कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं था। बस अच्छे लोगों की पहचान जल्दी हो जाया करती है शायद। शुक्र है इस ज़ात ने पर्दा उठा दिया कि हर शख्स के चेहरे पर एक नया चेहरा है, जहाँ हर मौके पर किसी नए चेहरे से रोशनास कराया जाता है। ऐसे लोगों से अल्लाह बचाए। वह अफसोस करने वाले अंदाज में बोला तो अनाबी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इसकी ज़ात पर कीचड़ उछाल रहा था। हलक में आंसुओं का गोला सा अटका। परिशा अफसोस से उसे देख कर रह गई। जो हंसता था तो हंसता ही चला जाता था, और अब संजीदा हुआ तो इस पर तंज ही करी जा रहा था। मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ, मज़े का, फिर हम दोनों पियेंगे। वो मुश्किल से आंसू पीती उठी और वो नहीं चाहती थी कि कोई इसकी आंखों में रकम इस तहरीर को पढ़ने। उसकी बात पर उन्होंने मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाया। मुलाजमा सिर्फ सफाई सुथराई और दूसरे कामों के लिए आती थी, वरना कुकिंग वो खुद ही किया करती थी। ध्यान से बनाना, ये ना हो कि कुछ मिला दे। कमरे से निकलते निकलते भी इसकी कारदार आवाज़ पर इसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। अब वो झटके से मुड़ी और इसकी नज़दीक आई थी। यकीन करो, अगर मुझे किसी के खाने में कुछ मिलाने का मौका मिलता ना कभी, तो मैं सबसे पहले तुम्हारा पत्ता साफ करती। वो भी जवाबन फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली तो फहद एक तेज निगाह इसके तपे तपे चेहरे पर डाली थी, जबकि परिशे इन दोनों की लड़ाई पर अपना सर दोनों हाथों में थाम गई थी।
अरे नाहिद, तुम कब आई? मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। अपने करीब से ही आने वाली आवाज़ पर इसके साथ से कफ गिर छूटते पाँव में गिरा था। इस कदर नरम मिजाजी और शौक अंदाज अनाबी का दिल जलने लगा। इसे झटके से रुख मोड़ते किचन के दरवाजे पर दिखा था, जहाँ वो खड़ा नाहिद से बातों में मसरूफ था। अनाबी ने इसके सरापर पर एक गलत निगाह डाली थी, जो जीन्स शर्ट में मलबूस इसका दिल जला कर राख कर गई। इससे आंखें मीचते दिल ही दिल में रोते सुब बॉल में उंडेला। आउच! नाहिद, जो फहद की मौजूदगी का सोचते परीशे के कमरे में इसका पता लेने जा रही थी, हील की बदौलत पांव मुड़ते ही इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर जमीन बोस होती, फहद ने सरहद से उसे संभाला था। अब वो दोनों यकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अनाबी ने जलती निगाहों से ये मंजर देखते सिंक में झुकते अपने चेहरे पर ठंडे पानी की छींटें मारी थी और सूप की ट्रे उठाते इन दोनों से बेनियाजी बरतते खामोशी से कमरे की जानिब चल दी। ओह, तो ये भी आई है आज अपने नंबर जमाने। नाहिद अपने करीब से गुजरती अनाबी को देखते जुमला कसने से बाज ना आई। फहद ने झटके से उसके गिर्द से हिसार ढीला किया तो वो लड़खड़ा कर कमर के बल ही जमीन बोस हुई थी। इस अचानक कोई आफ्ताब पर इसकी चीख बेसाख्ता थी। आइंदा से उसे इज्जत और तमीज़ से मुखातिब करना। बीवी है वो मेरी, गॉट इट। अगर कभी भी ज़रा सी भी बदतमीज़ी का मुजाहरा किया तो मुंह तोड़ना अच्छे से आता है मुझे। पुराना फहद से वाकिफ़ होगी फिर। वह अपनी कमर से हिलाती नाहिद पर एक नागवार निगाह डालता इसके ऊपर से फलांगता परीशे के कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि नाहिद धुआं धुआं चेहरा समेत उसे दूर जाता दिख रही थी। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी। गर्मियों की आमद थी, तभी माहौल कुछ गर्म हो रहा था, लेकिन आज आसमान पर काले बादलों ने अपने हर जानिब पर फैलाए हुए थे, जैसे आज जमकर बारिश बरसाने का इरादा हो। आसमान पर टिमटिमाते सितारे बादलों के साए में रुपोश हो चुके थे। चांद भी छुपन छुपाई करने में मसरूफ था। वक्तन वक्तन बिजली चमकती और जैसे पूरा आसमान सुर्ख होते लहू छलकाने लगता। हवाओं ने पूरी तरह जोर पकड़ा हुआ था। मान किसी के कदमों की चाप पर इस वहशतनाक माहौल में मजीद होलनाकी का इजाफा हुआ था। वो जो कोई भी था, सहम सहम कर कदम आगे की जानिब बढ़ा रहा था। इसके साथ इसकी ज़ेरक निगाहें इर्द गिर्द घूमने में मौजूद थी, ताकि वो किसी भी तरह पकड़ा न जा सके। वो फूंक फूंक कर इस खूबसूरत महल नुमा विला को देखते फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा दिया। बाकी का काम तो वो पहले ही सरअंजाम दे चुका था, अब बस मौके पर निशाना लगाना था। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ पर इसने खौफजदा निगाहें इर्द गिर्द दौड़ाई तो इसके वजूद में हरकत होने की बदौलत इसके अकब में लगे दरख्त के पत्तों से माहौल में हरताश पैदा हुआ था। इसने मुतासिफ अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया और एक निगाह इस लंबे चौड़े पाइप पर डाली, जहाँ से चढ़कर उसे अपना शिकार तक पहुँचना था, जहाँ तक पहुँचने के लिए इसे किस कदर मेहनत करनी पड़ती थी, कैसे इसने सबकी निगाहों में धूल झोंक कर राह फरार तलाश की थी। वो भारी बूट में मुकीद पाँव रोनते हुए आगे की जानिब बढ़ रहा था, जिसकी बदौलत हरी भरी घास पर शोर बरपा हुआ था। फारिया, तूने ये हम सबको बेघर किया है ना, जेल भिजवा कर। तू देख, अब मैं तेरा वो हशर करूँगा कि तू किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी, और वो लंगड़ा तुझे खुद ही छोड़ देगा। वो शातिरानी निगाहों से अध खुली खिड़की की जानिब देखते सर्द महरी से बोला। आंखों में फ़कत नफरत का अंसर नुमाया था। वैसे शदीद नाला था तो हैदर की वफ़ात के बाद से ही था, लेकिन कायनात की मन घड़त कहानी बताने पर इसका दिल मज़ीद बुरा हुआ था, वरना तो इसे शुरू से ही इन दोनों बाप बेटी से कोई लेन देन नहीं था। ये सिर्फ इसकी माँ ही थी जो न जाने क्यों इनके पीछे पड़ी हुई थी। तुम जानते हो, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो इसी शाह विला में मुंह काला कर चुकी हैं, तभी तो इनके सदके वारी जाती है। मुझे तो शुरू से ही उसके लक्षण अच्छे नहीं लगते थे, जो मर्दों को रुझाना जानती हो। शक्ल से तो इस कदर मासूम लगती है कि कोई चाह कर भी यकीन ना कर पाए, और अंदर से करतूतें देखो ज़रा, काली सी, हाँ बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वो मर कर भी शायद ख्वाब में आकर इसे मर्दों को अपने करीब करने के आमोज़ा तरीके बताती हैं। पहले उसकी माँ ने मेरे होने वाले शौहर को फंसाया, और अब वो भी इन्हीं कामों में पेश है। मुझे पता है क्या लगता है कि इसने जानबूझकर हमें यहाँ भेजा है ताकि वो खुलकर रंग रलियाँ मना सके। वो इसके करीबी जगह संभालती, झूठ मूठ के आंसू बहाती, इसके दिमाग में खुन्नस भरते उसे मजीद बदगुमानी के नहज पर ला रही थी, और वो इनकी बातों के जवाब में शर्बा निगाहों से साकित बैठा इनकी बातों पर गुस्सा जब्त कर रहा था। माथे की रगें उभर कर नुमाया हुई थी। इसे सख्ती से लबों को आपस में पेवस कर दिया। कायनात ने अपनी बातों के अख्ताम पर इसके चेहरे की सिम देखा, जो जब्त के चक्करों में सुर्ख हो रहा था। इन्हें अपना प्लान कामयाब होता दिखाई दे रहा था। लेकिन मम्मा, वो काफ़ी अरसा हमारे साथ रही है। आप इसकी जो भी नफ़रत या लड़ाई थी, मैं उसके दरमियान कभी नहीं बोला ना टोका,
लेकिन ये बात मेरे साथ साथ आप भी जानती है कि वो मासूम थी। रेहान को अभी भी कुछ भी बेयकीनी सी थी। तभी वो इसके दफ़ा में कमज़ोर लहजे में बोला तो कायनात ने तासिफ से उसकी जानिब देखा। मुझे पता था कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। तुझे याद है मुझे पिछले दिनों शाह विला गई थी, तभी उसने अकेले में मुझे जानता है क्या कहा। कायनात ने सरगोशियाना अंदाज में उसे मुखातिब किया तो रेहान ने तहज्जुद के मारे भवें उचकाई। कायनात उसके अंदाज में दिल ही दिल में मुस्कुराते उसके नज़दीक हुई। इसे बताया कि वो काफ़ी अरसे से इससे इश्क में माशूकियाँ लड़ा रही थी। तभी तो हैदर के जाते ही उसका निकाह करवा दिया। हमें यहाँ सड़ने के लिए छोड़ा हुआ है और खुद ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रही हैं। वह तनफ़ुर भरे लहजे में गोया हुई तो रेहान ने शर्बा निगाह से उसकी जानिब देखा। जब आप उसे कुछ कहती थी ना, मारती थी, तो मेरा जी चाहता था कि इस बेकसूर को कुछ भी कहने से पहले आपको टोकू के मजलूम पर जुल्म नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मैं मुतमईन हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो इसी लायक थी। वह हकारत आमेज़ लहजे में गोया हुआ तो कायनात ने तश्कर भरी निगाह से उसकी जानिब देखा और इसकी आंखों में फारिया के लिए हमदर्दी बहुत पहले भाप चुकी थी। इसीलिए वक्त पर ही उससे हमदर्दी का खात्मा चाहती थी। तभी आज इससे जितना हो सका इसने फारिया के खिलाफ भड़का दिया था, ताकि वो कभी भी इसके साथ अफसोस के दो बोल भी ना बोल सकें। मुझे आज यहाँ से किसी भी सूरत निकलना है ताकि मैं इसे इसके अंजाम तक पहुँचा सकूँ। मेरे अंदर अब इंतकाम की आग जल रही है जो इसे नुकसान पहुँचा कर ही बुझेगी। वह अपनी दोनों मुट्ठियों को भींचते कटीले लहजे में धाड़ा। मां बाहर ऑफिसर का ख्याल आते ही वो खामोशी इख्तियार कर गया। कायनात ने उसकी बात पर घबरा कर उसकी जानिब देखा। नहीं छोड़, अब तो रात गई बात गई। ये सज़ा कुछ देर की है, हम अपनी सज़ा काट कर यहाँ से चले जाएंगे। अब हैदर का सारा रुपया पैसा जायदाद हमारा ही तो है, पर सुकून ज़िंदगी बसर करेंगे। तू ना सोच, इसे भूल जा। तू समझ के वह हमारे लिए एक बुरा ख्वाब था जो जागने पर ख़त्म हो गया। कायनात ने उसके जलते दिल को ठंडा करना चाहा, लेकिन शायद वह अपनी बेटी की तबीयत से वाकिफ़ नहीं थी। तभी उसकी समातों में फारिया के खिलाफ जहर भरते एक बार भी सोचना गवारा नहीं किया। इस वक्त तो रेहान खामोश इख्तियार कर गया तो कायनात ने सुकून भरा सांस फिजा के सुपुर्द किया था कि वो इसकी बात समझ चुका है, वरना काम मजीद ख़राब हो जाता। इसके बाद वो खामोशी से उसे अपने घुटनों पर ही सर रख के आंखें मूंद गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो इन्हें बताए बगैर कोई काम ऐसा नहीं करेगा, इसीलिए इन्हें इत्मीनान हासिल था। रेहान ये सब सोचते शैतानी मुस्कुराहट समेत इस आलीशान इमारत को देखता रह गया जहाँ आज वो तबाहियाँ मचाने का इरादा रखता था। इसे एक बार फिर मार्क्स अपने मुंह पर चढ़ाते इससे पहले कि पाइप के साथ सपोर्ट के ऊपर पाँव रखता, पत्तों में चरचराहट की आवाज़ पर इसके हलक में कांटे से चुभने लगे थे। इसे सरहद से दरख्त की ओर में पनाह लेते ही सहमी निगाह से इर्द गिर्द का जायजा लिया। मान वहाँ उसे किसी बिल्ली के होने का गुमान हुआ था। वो गहरा सांस भरते वो दरख्त की ओर से बाहर निकला और एक बार फिर पाइप पर की सिमत मतवजा हुआ। इससे पहले कि वो पाइप पर पाँव रखता, किसी वजूद ने सरहद से अकब से उसके मुंह पर अपना भारी हाथ रखते इसकी आवाज़ को हलक में ही दबा दिया था। रेहान की आंखें बाहर को ही उबलने लगी। इसकी मजबूत गिरफ्त में इसने बेतहाशा मजामत करते खुद को छुड़वाना चाहा था, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके मुंह पर किसी ने लोहे की रॉड रख कर दबा दिया हो। वो खुद को बचाने के चक्करों में अब निढाल हो चुका था। इस नकाबपोश ने इसके चेहरे से नकाब उतारते कटीली निगाह इसके चेहरे पर डाली थी, जो शायद सांस न आने की बदौलत मुसलसल खांस रहा था। इसे उसे एक दरख्त के तने से पुश टिका कर उसे बिठाया और खुद एक जानिब होते मोबाइल कान से लगाते किसी को फ़ोन मिलाने लगा। नकाब इसके चेहरे से हट चुका था। इस दौरान इसकी गहरी भूरी आंखें किसी ख्याल के तहत चमक रही थी। वह सियाह पैंट शर्ट पर सियाह ही जैकेट पहने, जिसके पीछे हुर्फ बड़ा बड़ा लिखा हुआ था। बाल लापरवाही से माथे पर बिखरे हुए थे, जो हवा की जोर से कभी कभी उड़ रहे थे। हल्की हल्की बियर्ड और मूंछों तले कटावदार लम्ब वो दरख्त से पुश टिकाए पूरी शान से खड़ा था। तकरीबन तीसरी बैल पर ही दूसरी जानिब से फ़ोन उठा लिया गया था। बीवी बहुत जल्दी फ़ोन उठा लिया, लगता है मुझे याद किया जा रहा था। वो दूसरी जानिब से फ़ोन उठते ही अपनी मखसूस भारी मगर शर्रीर लहजे में गोया हुआ तो मुकाबिल इंसान को इसकी एक ही तकरार पर पतंगे ही लग गए। आप और आपकी ये फजूल गोई मिस्टर, ना जाने कब ये ठरकपन ख़त्म होना है। वो जो खुद इसकी कॉल का इंतज़ार कर रही थी, इसकी बात को झुटलाते दांत पीस कर बोली तो इसका खुशगवार कहकहा इस हौलनाक माहौल में गूंजा। इसकी आवाज़ का असर था कि रेहान ने अपनी मंदी मंदी आंखें खोलते अंधेरे में उसके चेहरे को देखना चाहा था, लेकिन अंधेरे की बदौलत वो बस इसके चमकते दांत ही देख पाया था, जो मुसलसल हंसने की बदौलत दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान इसके वजूद ने भी झटके से अपना रुख मोड़ते इसके चेहरे को देखा था, जो परेशानी से इतराफ़ का जायजा लेने में मसरूफ़ था। इसे सर झटकते दोबारा अपनी तवज्जो मोबाइल पर आने वाली कॉल की सिमत मजबूर कराई थी। मान इसने कॉल कट करते व्हाट्सएप पर खोला। अब इसकी उंगलियां तेज़ी से किसी को मैसेज करने में मसरूफ़ थी। डन।
यह मैसेज करते ही इसने जो ही निगाहें ऊपर उठाई, सामने खड़ी शख्सियत को देखते वो हौले से मुस्कुराया और खींच कर उसे गले से लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 3 अल्फाज थे जो इसके मुंह से अदा हुए थे। एक दूसरे से मिलते वो दोनों अब रेहान की जानिब बढ़ रहे थे। दूसरी जानिब कुछ घंटों की तौफक के बाद कायनात की आंख अजीब व गरीब आवाज़ों से खुली थी। इसे चौंक कर अपना चेहरा ऊपर उठाते मंदी मंदी निगाह से इर्द गिर्द का जायजा लिया था। जहां बाहर ऑफिसर अफराद तफरी में एक दूसरे को हिदायत करने में महू थे, इसने उकताहट भरे अंदाज में रेहान की जानिब देखा, लेकिन निगाहें वहाँ फेरते ही उसने आंखें फटी की फटी रह गई। उसके दिल किसी अनहोनी के ख्याल से धड़का था। वह हलक तर्क करते भागने वाले अंदाज में बाहर की जानिब पहुंची। मेरा बेटा रेहान का है, इसे सरसराते लहजे में इख्तिसार किया। दिल गैर मामूली अंदाज में सुस्त चल रहा था, जो बेलगाम सोचों से उसके जहन पर हावी थी। वो सोचे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। वो यहाँ से भाग निकला है, जैसी माँ वैसी औलाद। एक लेडी कांस्टेबल इसके पास आकर धाड़ी तो वो आने वाले लम्हात का सोचते कप आ गई थी। कहीं वो फारिया के साथ कुछ आगे की सोच ने ही उनके वजूद में सनसनाहट दौड़ा दी। सर, मिस्टर शाह की कॉल थी, हमें एमरजेंसी में वहाँ पहुँचना है। शायद वो लड़का पकड़ा गया है। मौसी ने जल्दबाजी में पैगाम देते गाड़ियाँ निकालने का हुक्म दिया था। उनकी बात पर कायनात बेदम सी होती वहीं ज़मीन पर गिरने वाले अंदाज में बैठी थी। अगर उसने कुछ कर दिया हुआ तो वो अपनी ज़िंदगी का यह एहसास भी खो देगी। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो इस बात पर इतना संजीदा बर्ताव करेगा, लेकिन अब इसकी सलामती की दुआएं करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। वैसे इतना छोटा बच्चा क्यों ऐसी हरकत करने की बाबत सोच सकता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा अपना अच्छा बुरा भी नहीं सोच सकता। मुकाबिल ने संजीदगी से अदियान शाह को मुखातिब किया तो वो जो परसोच निगाह से रेहान के चेहरे पर निशानात देख रहा था, चौंक कर उसकी जानिब तवज्जो हुआ, लेकिन उसकी बात पर नफरत से सर झटक गया। जब वालिदैन अपनी औलाद को अच्छे बुरे की तमीज़ या फ़र्क नहीं बताते तो औलाद का अंजाम ऐसा ही होता है। उसने सपाट अंदाज में जवाब दिया तो वो भी समझने वाले अंदाज में सर हिला गया। और घर में सब कैसे हैं? अदियान ने मुस्कुराते लहजे में सवाल किया तो वो भी अपने घर की बाबत सोचते हंस दिया। मेरे तो बिल्कुल फिट अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। वो भी जवाबन संजीदगी से बोला तो अदियान ने फ़कत सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। इस दौरान वो दोनों घर की बातें करते हुए थोड़ा दूर आ चुके थे। मान पुलिस ने गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ पर इन दोनों ने एक दूसरे को परअज़म अंदाज में देखा और मुस्कुरा दिए और कदम दोबारा रेहान की जानिब बढ़ाए थे, जो वहाँ से भागने की पल तोड़ रहा था। मान रेहान की निगाह एक मंजर पर ठिठक कर रुकी। उसे कदम तेज़ी से उस जानिब बढ़ाए थे जहाँ एक जानिब पत्थर पर पिस्तौल रखी हुई थी। इससे पहले कि अदियान इसकी सोच को पढ़ते इस पिस्तौल के नज़दीक पहुंचता, रेहान ने एक झटके से वो अपने हाथों में मुकीद की थी। ये सब करते हुए इसके हाथ बाकायदा काँप रहे थे। इसे कांपते हाथों से पिस्तौल का रुख अदियान के साथ मौजूद शख्स की जानिब किया तो वो सरेंडर करने वाले अंदाज में दोनों हाथ बाजू हवा में उठा गया। इडियट, तुम्हें किसने कहा था कि अपनी पिस्तौल नुमाइश में यहाँ रखो? अदियान कड़े लहजे में बोला तो इसकी आवाज़ सरगोशी से कम नहीं थी। सॉरी अदियान भाई, वो मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था तो इस दौरान। इसकी बात पर अदियान उसे देख कर रह गया, जो अभी सिर्फ 1-2 घंटों के लिए इससे दूर हुआ था, लेकिन फ़ोन ऐसे कर रहा था जैसे 2 महीनों से दूर हुआ हो। वो तासिफ से सर हिलाते सर झटकते दोबारा उसकी जानिब मतवज्जह हुआ, लेकिन वो तो सिरे से ही वहाँ से गायब था। इन दोनों ने परेशानी से उसकी तलाशी में निगाहें घुमाई। रेहान, ये पिस्तौल हमारे वाले कर दो, ये आपके इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। शाबाश, गॉट इट टू मी। मोहसिन ने उसके सर पर पिस्तौल जमाते रिसानियत से बोलते उसकी जानिब हथेली फैलाई थी। इन दोनों ने सुकून भरा सांस लिया कि वो कहीं भागा नहीं, वरना उनकी आज की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। नहीं, मैं इस फारिया को मार कर ही दम लूँगा जिसने हमारी घर की इज्जत को खाक में मिलाया है। मैं उसे किसी सूरत नहीं माफ़ करूँगा। वह हमें जेल में सड़ने के लिए छोड़कर खुद अय्याशियाँ। इससे पहले कि वो अपनी ज़बान से मज़ीद जहर उगलता, अदियान ने पथरीले लहजे में बोलते इसकी ज़बान को ब्रेक लगवाई थी। शट अप, जस्ट शट अप। कुछ ज़्यादा ही गैरत नहीं है? सर चढ़कर बोल रही है आज। इस दिन ये गैरत कहाँ गई थी जब तुम्हारी माँ इसकी जुल्म करती थी? रेहान इसके सर्द लहजे में कहर बरसाती निगाह से उसकी जानिब देखा और इसकी बात पर लजरते हाथों से पिस्तौल का रुख अदियान की जानिब किया था, लेकिन अदियान के चेहरे पर ज़रा सा भी खौफ नहीं लहराया था। वो अभी भी सख्त निगाहों से उसे घूर रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारते उसे इसकी हैसियत बावर करा दे। इससे पहले कि वह अपनी सोच पर अमल करने के लिए आगे की सिमत बढ़ता, अपने कंधे पर मजबूत हाथ का दबाव महसूस करते इसने झटके से रुख मोड़ते उसकी जानिब देखा, जहाँ वो नकाबपोश उसे ही देखकर नफ़ी में सर हिला रहा था, जैसे उसे बाज रखने की कोशिश में हो। नज़ीर, इसे लेकर गाड़ी में बैठो। मोहसिन ने अपने साथ ऑफिसर को देखते उसे हुक्म जारी किया तो वह इस बात में सर हिलाते रेहान की जानिब बढ़ा, जिसके चेहरे पर खौफ के साए मंडला रहे थे। नहीं,
कोई मेरी करीब मत आए, मैं गोली चला दूंगा, ये किसी को लग जाएगी। वो जबान अपनी खुश्क पड़ते लबों पर फेरता हुआ खौफजदा अंदाज में चीखा, लेकिन वो मोहसिन के इशारे में मुसलसल आगे की जानिब बढ़ रहा था। इससे पहले कि रेहान उसे करीब आता देख पिस्तौल का ट्रिगर दबाते अदयान के वजूद का निशाना लेता, एक गोली तीर की सीध में मोहसिन की गन से निकली थी और एक झटके से रेहान की टांग में पेवस्त हुई थी। तकलीफ की शिद्दत से उसके हाथों से पिस्तौल छूटते जमीन पर गिरी और वो लड़खड़ा कर जमीन बोस हुआ था। उस शख्स ने भागने वाले अंदाज में उसे आगे बढ़ते पिस्तौल को उठा लिया था। वो सब दम साधे अब रेहान को देख रहे थे, जो दिखने में तो छोटा था, लेकिन उसकी माँ ने वक्त से पहले उसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। सही कहते हैं कि माँ बाप अगर औलाद की अच्छी परवरिश करके उन्हें अच्छा इंसान बना सकते हैं तो माँ बाप की कोताहियाँ ही उन्हें हैवान बनाने में एक लम्हा नहीं लगाती। आज रेहान को भी उसकी माँ की गलतियों ने इसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था कि वह अच्छे बुरे का फ़र्क ना समझते हुए खुद ही गहरी खाई में गिर गया था। बहुत शुक्रिया मिस्टर नियाजी, आपसे मिलकर खुशी हुई। मोहसिन ने उसे मुसाफा करता खुश दिली से बोला तो वो अपने चेहरे से नकाब हटाते खुशकिन अंदाज में मुस्कुरा दिया, वही खालिस मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पर खासा थी। इनके जाते अदयान संजीदगी से उसकी जानिब तवज्जो हुआ, जो बेचैनी से किसी को फ़ोन मिला रहा था। क्या वह सब खैरियत है? अदयान ने उसके चेहरे पर तफक्कर की परछाइयाँ देखी तो इससे रहा ना गया, तभी पूछ बैठा, तफसील से मुलाकात में बताऊंगा, लेकिन एक नसीहत करना चाहूँगा। अगर बेटा हो आपका तो इसे लगाम में डाल कर रखिएगा। वह हमें हमारी बीवियों से दूर करके इन पर कब्जा जमा लेते हैं, बाप के दुश्मन अव्वल। वो ये आखिरी बात कहते उसके गले लगते भागने वाले अंदाज में अपनी गाड़ी की सिमत बढ़ा था। अदयान उसकी जल्दबाजी पर तासुस से सर हिला गया था, लेकिन उसकी बात पर इसके चेहरे पर भूली बिसरी मुस्कुराहट ने आता किया था, क्योंकि इसका और रज़लान शाह का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। चलो एक मामला तो हल हुआ। वसीहा बादलों से ढके आसमान को देखते हुए हौले से मुस्कुराया था। अगले दिन दोपहर के तकरीबन 1 बजे का वक्त था और वह कमरे की टेरेस पर खड़ी अनाबी ढलती दोपहर में आसमान पर निगाहें जमाए कल की पूरी रात का मुलाक़ा करने में मसरूफ़ थी। कुछ अपने कमरे में सोने की आदत थी, तभी वो जागती ही रहती थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। इसे घर वापस जाना था, लेकिन परीशे के कहने पर उसने रात वही क़याम किया था। इसे बार बार बहाने बनाकर इन्हें टालना चाहा था, लेकिन रात को खाने की टेबल पर इसके बात पर जवाब में जो फहद ने कहा था वो ये सब सुनकर मजीद उदास हो गई थी। दिल में वीरानियों ने डेरा डाला हुआ था। एक बार फिर उसकी वही बात इसकी सम्मातों में गर्दिश करने लगी। इसका दिल मजीद तचाट हुआ था। माँ, आप क्यों सबके पीछे पड़ जाती हैं? जिसने रहना है शौक से रहे, नहीं तो कोई ख्याल ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ख्याल रखने के लिए यहाँ नाहिद मौजूद है। इससे शोरी निगलती निगाहों से अनाबी को देखते सख्ती से बावर करवाया था। अनाबी के हलक में आंसुओं का फंदा साटका था। फूफे, मैं रह लूँगी, आप परेशान मत हो, बब्बा मुश्किल मुस्कुराते हुए बोली और साथ ही परीशे के हाथ पर हाथ रखते थपथपाया। उन्होंने परेशानी से इन दोनों का चेहरा देखा था, जो जब्त के मारे सुर्ख पड़ रहा था, जबकि दूसरी जानिब फहद लापरवाही से खाना खाने में मसरूफ़ था। खाने से फरागत हासिल करते ही मास खान इसका सर थपथपाते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। फहद भी एक नज़र मुस्कुरात कर देख करता नाहिद को और परीशे की पेशानी पर बहर सब्त करता अपने कमरे की सिमत बढ़ गया। इस दौरान इसने एक गलत निगाह भी इस पर डालना गवारा नहीं की थी। क्या इसे इसके साथ अब कोई दिली लगाव नहीं रहा था? वो सब प्यार मोहब्बत की बातें वक्ती थी। इन सब के जाते ही अनाबी परीशे को आराम से सोफे पर बिठाती खुद बर्तन समेटने लगी। परीशे ने उसके चेहरे पर खालीपन महसूस किया था। न जाने इन दोनों के दरमियान क्या रंजिशें थी, वो ये सब समझने से कासिर थी। इन सब कामों को मुलाजमा के सुपुर्द करते ही अनाबी खामोशी से परीशे की जानिब आई थी ताकि इनके बाजू की मालिश कर सके। फुप्पू लाएं, मैं आपको जैतून की तेल की मालिश कर देती हूँ, आराम आ जाएगा। अनाबी किचन की अलमारी से तेल की शीशी पकड़ते उनके करीब जगह संभालती मुस्कुराते हुए बोली तो परीशा ने मशकूक निगाहों से उसकी जानिब देखा। सब काम एक तरफ, पहले मुझे मेरे सवालों का सच सच जवाब दो। उन्होंने इसके हाथ से तेल पकड़ते साइड टेबल पर रखा और संजीदगी से उससे मुखातिब किया। अनाबी ने उनके तर्ज मुखातिब पर घबराते अपने कंधों पर फिसलता करीब का सियाह दुपट्टा सर पर जमाया और आंखों पर चश्मा दुरुस्त किया। परीशा ने गहरा सांस भरते उसके जानिब देखा, जो चेहरा झुकाए किसी जैसे खुद को इनके सवालों के लिए तैयार कर रही थी। मैं लफ्ज़ों की तो हेर फेर बिल्कुल नहीं करूँगी, बस साफ लफ्ज़ों में पूछूंगी कि आपके और फहद के दरमियान क्या हुआ है। इनकी बराए राज बात पर अनाबी का चेहरा लट्ठे की मानीन सफ़ेद पड़ा था। अब वो इन्हें क्या बताती, इसने फहद को क्या क्या कहा और किस किस्म की बातें सुनाई है, तभी वो इसे बेरुखी बरत रहा है। इसके बाद तो फहद के साथ फुप्पू भी उससे अच्छा खासा नाराज़ होती। यही सोचकर इसके दिल को बहलाने के लिए काफ़ी था। परीशे ने ज़रीक निगाहों से उसके सोफे खुरचती उंगलियों को देखा था, जिससे बेचैनी से साफ पनपा थी।
नहीं पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानती हैं कि हम लड़ते रहते हैं, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। इसे हकलाते लहजे में बोलते बात संभालनी चाहिए थी, लेकिन वो भी परिचय थी, इनका तजुर्बा और उम्र इससे भी ज़्यादा थी, तो इन दोनों के दरमियान इस सर्द महरी की दीवार को काफ़ी अरसे से वो महसूस कर रही थी। अनाबी, मुझे बिल्कुल सच सुनना है, झूठ नहीं, उन्होंने तनबी लहजे में बोलते पचकारते हुए इसके गाल पर हाथ रखा था। अनाबी ने अपनी भीगी सियाह आंखें उठाते उनकी जानिब देखा तो वो इसकी आंखों में नमी भांपते तड़प उठी थी। अनाबी ने अपने सारे डर एक जानिब रखते उस दिन की पूरी बात तफसील से उनके गोश गुजार कर दी। उसकी बात पर एहतमाम पर कुछ लम्हे तो लॉन्च की फिजा में खामोशी का राज था। परिशे तो जैसे किसी गहरी सोच में गलता थी। अलबत्ता अनाबी इनके चेहरे के उतार चढ़ाव का मुलाहजा कर रही थी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये नहीं कि अपनी बेटी की तरफदारी करूंगी, बल्कि एक हकीकत आपके सामने रखूंगी। आजकल के दौर में हर लड़की मैच्योर मर्द चाहती है जो उसका साथी बने, उसे उम्र में बड़ा हो। जो बड़ी उम्र के मर्द होते हैं उनके उसूल, इनका मिजाज भी फिर अलग होता है, और लड़कियां वो भी चाहती है कि हमारे मुताबिक ढल जाएं, हमसे बातें करे, बस कामों पर ध्यान ना दे, हंसते खेलते शरारत करे। अब वह किसी नादीदा नुक्ते पर निगाहें टिकाए उसे समझाने का फरीजा अंजाम सर दे रही थी। लबों पर असली नरम मुस्कुराहट रखसा थी। अनाबी दम साधे उनकी बातों का मफहूम समझने की दो में थी। तो क्या मास पुप्पा ये सब नहीं करते थे? इसने फीके पड़ते चेहरे समेत हैरत का इजहार किया। परिशे खुलकर हंस दी थी। अरे नहीं, वो तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हर तरह से मेरा साथ दिया है। ये बस जिंदगी के कुछ तजुर्बात है जो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप वक्त रहते समझ जाओ। उन्होंने अब की बार इसका हाथ थामते मुस्कुराते लहजे में कहा तो वो शर्मिंदगी से चेहरा झुका गई थी। ये जो फहद है ना, ये घर भर की जान है। इसके चेहरे की मुस्कुराहट हमें बहुत भाती है। उसके पापा जितना मर्जी उसे डांट ले, लेकिन वो इन्हें फिर भी अजीज़ है। मैं उसे जितना भी टोक लूँ, लेकिन वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा ही है। उसके अंदर आते इस बदलाव को हमने शिद्दत से महसूस किया है। मेरी जान, ये नहीं कि हम नहीं चाहते थे कि वो जिम्मेदार हो, हम चाहते थे, लेकिन ऐसे नहीं चाहते थे। वो टूट गया है। शायद आप तो इसकी बीवी हो ना। अब एक शौहर को बीवी से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। एक बीवी ही सबसे बेहतर दोस्त, गमसार और वेल विशर होती है शौहर की। फहद के नाम पर अनाबी का दिल एक लम्हे को डूबा था। वह सब इसकी मुस्कुराहट से ही जीते थे और इसने उसकी मुस्कुराहट ही छीन ली थी, जिसे वो अपना सब कुछ मानता था, जिसके साथ इसके दिली जज्बात वाबस्ता थे। लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। हाँ, नफरत भी नहीं है, लेकिन मोहब्बत। इससे अपनी आवाज़ दूर खाई से आती महसूस हुई। परिशे ने उसकी बात पर तासिफ से उसकी जानिब देखा, जो इससे मोहब्बत भी नहीं करती थी, लेकिन उसकी नाराज़गी को भी दिल से लगा कर बैठी थी। वो मध्यम सी हंसी हंसती थी। अनाबी ने हैरत से उनकी जानिब देखा और नाक पे फिसलता चश्मा दुरुस्त किया। परिशे ने आगे बढ़ते उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। वो तो करता है ना मोहब्बत, मेरा फहद करता है आपसे मोहब्बत, और इसकी मोहब्बत फ़िलहाल आप दोनों के लिए काफ़ी है। आप बस अपने हिस्से की इज्जत दो। मोहब्बत शादी के बाद खुद ही हो जाया करती है। निकाह जैसे पाक बंधन में बहुत ताकत होती है। वह उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोली तो वो धीमे से शर्मा गई थी, लेकिन अपनी शर्माने की वजह वो खुद समझने से कासिर थी। कल ज़रा इसकी भी खबर लेती हूँ। वो नाहिद को भी इसके घर वापस भिजवाती हूँ, जो मेरे बच्चों के घर बर्बाद करने में सबसे ऊपर है। वो तेल की शीशी उठाते वहाँ से उठ खड़ी हुई और इसका गाल थपथपाते अपने कमरे की जानिब चल दी। अनाबी ने डूबते दिल के साथ उनकी जानिब देखा था। न जाने कल वो फहद से क्या बात करने वाली थी और फहद का जवाब क्या देगा। इससे पहले कि वो मजीद सोचों के यलगार में बहती चली जाती, दरवाजे पर होने वाली दस्तक से वह हड़बड़ा कर हाल में लौटी और दुपट्टा सर पर जमाते दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजमा इसे परिशे का पैगाम दे रही थी। उसे भी इस बात में सर हिलाते उसकी तलकीद में कदम बढ़ाए थे। नाश्ता नहीं करने आई आज? खैरियत थी, मैंने मुलाजमा को भेजा भी था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने दम पर रखे चावलों को उंगली की मदद से मसलते हुए मसरूफियत से इस्तफसार किया तो वो कुछ शर्मिंदा हो गई। फुप्पू, मैं वो दरअसल रात को देर से आँख लगी थी, इसीलिए अब आप बैठे ना, मैं देख लेती हूँ। वो इनके हाथ से कफगीर थामते हुए बोली, लेकिन उन्होंने सरत से हाथ पीछे कर लिया। मेरे कमरे में जाओ, एक शॉपिंग बैग रखा हुआ है, इसमें से एक ड्रेस है और वो अच्छे से पहनकर हल्का फुल्का तैयार हो जाओ जल्दी से। उन्होंने संजीदगी से उसे हुक्म पर लागू किया तो अनाबी ने ताजुब से उनकी सिम देखा, जिन्हें रातों रात ना जाने क्या हो गया था। मां ने इनकी नाराज़गी का ख्याल करते वो इनकी आंखें दिखाने पर चुप्पी इख्तियार की इनके कमरे की तरफ बढ़ गई। परिशे ने भी चूल्हे की आंच धीमी करते कदम फहद के कमरे की सिमत बढ़ाए थे। मैंने शायद कुछ कहा था, लगता है असर नहीं हुआ है। फहद जो आईने के सामने खड़े होते टाई की नॉट बांध रहा था, इनके कड़े लहजे पर इनका चेहरा देखने पर मजबूर हुआ।
माँ मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं ले जाता, लेकिन मुझे डैड के साथ एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है, इसीलिए फिर कभी सही। वो इनके सर पर बोसा देते हुए बोला और साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाते वहाँ से जाने लगा। परीक्षा ने हाथ मसलते उसकी जानिब देखा जो अपने ही मौक़िफ़ पर कायम था। वो नाकाम नहीं होना चाहती थी अपनी ही प्लान में। तुम्हारे डैड से मैं बात कर चुकी हूँ, लिहाजा किसी किस्म का एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है। चुप करके जो कहा है वो करो। क्या मुझे दिखाई नहीं देता जो तुम दोनों के दरमियान जंग चल रही है? उन्होंने तीखे चतोनों से उसकी पूछ देखते घूरा तो फहद के दरवाजे पर बढ़ते कदम साकित हुए। इसे ठिठक कर उनकी जानिब देखा। मम्मा अब आप ये मत कहिएगा कि मेरी गलती है। वो सर झटकते हुए तनफ़ुर से बोला। वो समझ चुका था कि इस फप्पे कटिनी ने तमाम शिकायतें ने लगा दी है परिशे से। मैं किसी को गलत नहीं कह रही, ना ही मैं इसकी बात को तोल दे रही हूँ। जो भी हुआ वो समझो एक गलत फहमी थी, उसे ख़त्म करो और दोनों के दरमियान जो भी खलिश है उसे सुलझाओ। उन्होंने बगैर कोई बात सुने सख्ती से उसे ये बात भी बावर करवाई और एक निगाह दरवाजे के हैंडल पर बजती इसकी उंगलियों पर डाली थी जो उसके अश्ताल की गवाह थी। इन्हें एक लम्हे के लिए अपना फैसला गलत लगा था, लेकिन फिर वो सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द करके परसुकून हो गई थी और इसे बाहर आने का इशारा करती कदम बाहर की जानी बढ़ाए। फहद भी तपा तपा सा इनकी तलकीद में चल पड़ा, जिन्हें ना जाने क्यों इन दोनों को बाहर भेजने का भूत सवार हो गया था। लॉन्ज में पहुंचते ही उसकी निगाह सोफे पर बैठे वजूद को देखकर थमी थी, जो पीले और गुलाबी इम्तराज का फ्रॉक जिप तन किए, बालों को फ्रेंच बनाए, मेकअप के नाम पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक जो इसके भरे भरे लबों पर मजीद जच रही थी। वो दुपट्टा सर पर ओढ़े जैसे इसकी महू इंतजार थी। फहद जो उसकी तैयारी देखकर एक लम्हे को डगमगाया था, उसे अचानक अपनी जानिब देखता पाकर दोबारा अपने असदी मूड में लौट आया। वो झटके से सोफे से उठ खड़ी हुई। फहद की निगाह इसके सरापे से होते खसे में मुकीद गुलाबी पाँव में जम कर रह गए। वो दिल ही दिल में दांत पीस कर रह गया। चलो बाहर, या अब गोद में उठा कर ले जाऊं महारानी जी? वो ठंडे ठार लहजे में बोलता उसे खज्जल कर गया। उसने शिकायती निगाहों से परिशे की जानिब देखा जो खुद भी इसके तंज पर उसे घूर रही थी। उसके तन फन करते बाहर जाते ही वो भी परिशे से मिलते ढीले ढाले कदमों से बाहर की जानिब चल दी। वो जैसे ही बाहर पहुंची तो वो गाड़ी में बैठा स्ट्रिंग पर उंगलियां बजाता जैसे खुद पर जब्त किए हुए था। अनाबी को उसके तौर इतरार देखते खौफ से महसूस होने लगा। कौन से मरकाबे में चली गई हो? या आंखों के साथ सब कुछ अल्लाह ही को प्यारा हो चुका है? एक और तंज। वो नम निगाहों समेत मुट्ठियां भींच कर रह गई थी। गाड़ी में बैठते ही जोर से दरवाज़ा बंद किया। फहद ने नागवार निगाह इस पर डालते झटके से गाड़ी रेस्टोरेंट की जानिब मोड़ ली। रास्ते में 2 से 3 बार अनाबी ने चोर निगाहों से उसकी जानिब देखा, जिसके तासिरात हुनूस सपाट थे। नेवी ब्लू कलर का पैंट कोट पहने, हाथों में डायल घड़ी पहने, लब आपस में सख्ती से भींचे हुए थे। इसे अपने दिल की बदलती कैफियत से घबरा कर निगाहें बाहर की खिड़की से दौड़ते मनाजिर की जानिब मजबूर कराई। अनाबी ने उसकी अकड़ देखकर गुस्से से सर झटका था। तकरीबन आधे घंटे की मसाफत के बाद इसकी गाड़ी एक परतीश से रेस्टोरेंट के आगे रुकी थी। ये एक ओपन रेस्टोरेंट था, तभी तरह तरह के खानों की सहर अंगेज खुशबुएं हर जानिब फैली हुई थी। अनाबी की तो बाकायदा भूख की चमक उठी। वो दोनों एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाते अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। मान अनाबिया की निगाह एक जानिब रुकी थी जहाँ उसे नाहिद के होने का गुमान हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो फहद को भी वो मंजर दिखाती अगले ही लम्हे वो वहाँ से गायब थी। फहद उसे लेकर एक कोने के बुक टेबल पर जाकर बैठ गया, जहाँ से इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। रेस्टोरेंट में बजता हल्का हल्का म्यूजिक माहौल को मजीद सहर अंगेज बना रहा था। एक खुशगवार सी गहमा गहमी छाई हुई थी। फहद ने बैठते साथ ही इन दोनों के लिए ऑर्डर बुक कराया था। अलबत्ता अनाबी इर्द गिर्द का जायजा लेने में बुरी तरह महू थी। हाय फहद, तुम दोनों यहाँ कैसे? माँ और नाहिद की खुशगवार आवाज़ पर इन दोनों के चेहरे पर नागवारी फैली थी, लेकिन फहद इसे सरत से छुपाते खुशगवार तासीर लिए अपने चेहरे पर दिखा गया था। अनाबी उसकी आमद पर बेदिली से चेहरा झुका लिया। अब वो दोनों आपस में बातें करने में मसरूफ़ थे, जबकि वो बुझे बुझे दिल के साथ मोबाइल में फारिया को मैसेज करने लगी। अब किसी के साथ तो दिल बहलाना था ना। इसे सोचा था कि वो रेस्टोरेंट पहुंचकर फहद से अपने रवैये की माफ़ी मांगेगी, ताकि उनके दरमियान जैसे पहला रिश्ता था एक बार फिर इस्तवार हो सके, लेकिन यहाँ तो सब मिलिया मीट हो गया था। मैं आती हूँ, 1 सेकंड। वो इन दोनों की हद दर्जा मसरूफियत और बातों से तंग आकर वहाँ से उठी। इससे पहले कि वो अपनी कदम आगे की जानिब बढ़ाती, अपने पाँव के आगे आने वाली किसी चीज़ की बदौलत वो लड़खड़ा कर बुरी तरह ज़मीन बोस हुई। अचानक गिरने की बदौलत इसकी आंखों से चश्मा उतरते दूर जा गिरा, जबकि कोहनियों में खराशी सी पड़ गई। आसपास के टेबल्स पर मौजूद लोग अब मध्यम सा हंस रहे थे। इसका चेहरा आहनत के एहसास से सुर्ख पड़ गया।
नाहिद ने सरद से अपना पैर पीछे किया था। इसकी यह हरकत फहद की निगाहों से मख्फी नहीं रह सकी थी। तभी इसकी निगाहों से चिंगारियां सी फूटने लगी। वो तकरीबन भागने वाले अंदाज में अनाबी के नज़दीक पहुंचा था, जो मुंह के बल ज़मीन पर गिरी हुई थी। इसके पास गिरा चश्मा उठाते इसकी आंखों पर पहनाया और इसे सहारा देते खड़ा किया। इसकी निगाह अनाबी के चेहरे पर पड़ी, जो आते हुए किस कदर परसुकून था, लेकिन अब इसके चेहरे पर आंसुओं की लड़ियां बह रही थी। वह इन सबको तनबी निगाहों से देखते अनाबी को हाथ थाम गया था और उसे खींचते नाहिद के करीब पहुंचा, जो मसनूई परेशानी से उन्हीं की जानिब मतवज्जा थी। चटाक जन्नाटेदार थप्पड़ की गूंज थी जो पूरे रेस्टोरेंट में गूंजी थी। अनाबी ने बेसाख्ता अपने दोनों हाथ मुंह पर जमा लिए, जबकि नाहिद फक चेहरा समेत एक गाल पर हाथ रखे आंखें फाड़े उसे देख रही थी, जिसने उसके मुंह पर हाथ उठाने की जुर्रत की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मुंह पर मारने की? वो बिपरी शेरनी की तरह उस पर झिपटी थी, हलक के बल चिल्लाई थी। फहद एक जिस्म में से झटका देकर खुद से दूर किया था। मेरी हिम्मत की तो तुम बात ही मत करो मिस नाहिद। मैंने तुम्हें पहले भी यह बात बावर कराई थी कि मेरी बीवी से दूर रहना, उसे नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। वो भी जवाबनी से ऊंची आवाज में चिल्लाया। अनाबी इर्द गिर्द सबको अपनी जानिब मतवज्जा होता देख घबरा कर रोने लगी थी। साथ उसके अल्फाजों ने भी इसे हैरत में गोता जन किया था। मतलब वो अभी भी इसका ख्याल कर रहा था। तुम इसे बीवी मानते हो? कब से? वो तमस्कर उड़ाती निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए बोली तो अनाबी का रंग इसकी बात पर फीका पड़ा। अभी बीवी मान भी नहीं सकता मैं, क्योंकि अभी ये मेरी मनोका है, लेकिन जब बीवी मानूंगा ना तो इसके चेहरे पर खिलते रंगों को देख कर ही तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा ये सिर्फ मेरी बीवी नहीं बल्कि जान अजीज़ और महबूब बीवी है। वह एक जहर आलू निगाह से इस पर डालते मायनी खेजी से बोला तो अनाबी का जी चाहा कि ज़मीन फटे और इसमें समा जाए, जबकि नाहिद के लबों पर जैसे इसकी बात पर फ़कल लग चुका था। तुम घर पहुंचो, आज इसी वक्त तुम्हारा पत्ता साफ करवाता हूँ। वो उंगली उठाते से बावर करवाते अनाबी की कलाई अपनी गिरफ्त में लेता बाहर की सिमत बढ़ गया, जबकि अनाबी अपनी दर्द की परवाह किए बगैर बस इसके साथ खींची चली जा रही थी। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। गाड़ी के नज़दीक पहुंचते ही वो एक झटके में उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई आज़ाद करते रोते बोली तो फहद ने तिनक कर उसकी जानिब देखा। मेरा दिमाग मत खराब करो बिया, चुप करके गाड़ी में बैठो और इस खुश फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें मनाऊंगा। वो इसे आगे की जानिब कदम बढ़ता देख किसी सख्ती से बावर करवाता बोला तो अनाबी ने शिकवा किना निगाह से उसकी जानिब देखा। वो बस अब किसी भी सूरत उसे मना लेना चाहती थी, चाहे फिर उठ पटांग हरकतें ही क्यों ना करनी पड़ती। तुम मुझे मनाओगे और बार बार मनाओगे क्योंकि तुमने मुझे बेतहाशा हट किया है। वो दूर से ही मुंह बनाते हुए बोली तो फहद ने तंज निगाहों से उसके ही जानिब देखा, जो उसका दिल तोड़कर उसे ही मनाने का कह रही थी। क्यों? मैं क्यों मनाऊंगा तुम्हें? मैं तो छोटा हूँ ना, वो मनाती थोड़ी है, इन्हें मनाया जाता है। मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखो। वो इसकी जानिब कदम बढ़ाते तलकी से बोला तो अनाबी ने शर्मिंदगी से नफ़ी में सर हिलाया था और दिल ही दिल में नाहिद को हज़ार सलवतें सुनाई थी। वो सब मैंने नाहिद के कहने पर किया था, यह तुम भी जानते हो। वो रोते हुए बोली तो फहद ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, जो शायद जान चुकी थी कि वो इस सब से आगाह है। हाँ, वो कहेगी कि कुएं में छलांग लगा दो और तुम सदा की बेवकूफ़ लगा के भी दोगी, है ना? वो तंज के तीर चलाने से फिर बाज ना आया। अनाबी के आंसू लड़ियों की सूरत में रुखसारों पर बहते चले गए। वो इतनी छोटे दिल की कभी नहीं थी, लेकिन गुजरे दिनों में जिस तरह का बर्ताव वो इसके साथ रख चुका था, इस चीज़ ने अनाबी के दिल पर कारी ज़रबे लगाई थी। इसके आंसू देख वो फौरन से पहले नरम पड़ा था। चलो गाड़ी में बैठो। वो लिसानियत से गोया हुआ और इसकी कलाई थामनी चाहिए, लेकिन वो दर्द की शिद्दत से अपनी कलाई छुड़वा गई थी। फहद ने तफक्कर से उसकी जानिब देखा, जो वो अपना बाजू सहला रही थी। दिखाओ कहाँ लगी है। इसे गाड़ी में बैठते ही संजीदगी से बोलते उसकी जानिब अपनी चौड़ी हथेली फैलाई और इसकी बात पर बदक कर गाड़ी के दरवाजे से जा लगी। फहद अचंभे से उसकी जानिब देखा। शौहर हो तुम्हारा, कोई गैर नहीं, अब इतना हक तो दो। उसने कहते साथ ही झटके से उसके बाजू जकड़ते कोहनियों के ऊपर तक आस्तीन फोल्ड की तो वो सुर्ख पड़ती अपनी आंखें मीच गई। इसके बाजू में मौजूद गहरा जख्म देखकर वो लब सख्ती से आपस में पेवस्त कर गया था। शायद कोई नोकीली चीज़ छुपी थी जिसकी वजह से खून बह रहा था। वो फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन निकालते बहते खून को साफ करते साथ साथ बड़बड़ाने में मसरूफ था। वैसे मुँह 24 घंटे जहर उगलता है, लेकिन उस नाहिद की बारी पता नहीं क्यों सिट्टी गुम हो जाती है तुम्हारी। चार आंखें भी है पास, लेकिन इस्तेमाल तो करना है ही नहीं तुम्हें। बताओ, मज़ीद मोटे चश्मे लगवा देता हूँ।
वो गुस्से से बोलते साथ घाव भी मरहम से लगा रहा था। अनाबी जो भीगी निगाहों से यकटक उसे देख रही थी, इसकी अपने लिए परवाह देखते मजीद खुद पर जब्त ना कर पाई तो उसके गले में बाजू हायल करते उसके सीने से लगते सिसक उठी थी। फहद के बोलते लब उसकी बेसाख्ता हरकत पर खामोश हुए थे। वह हैरत की ज्यादती से अपने लगे अनाबी को देख रहा था जो अब हिचकियों से रो रही थी। मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, वह मुसलसल रोने की बदौलत बोझिल लहजे में बोली तो फहद को अचानक होश आया था। इसके मूंछों तले भीजे हुए लब खुशगवार मुस्कुराहट में ढले थे। इतनी बर्दाश्त उसमें नहीं थी कि इसे खुद पहल की थी और वो इसे झटक देता, तभी अपने मजबूत बाजू का हिसार इसके गिर्द कायम कर गया था और इसे मजीद खुद में भींचा था। किस लिए सॉरी? इसे धीमे से उसके कान में सरगोशी की थी और साथ ही उसके कान की लोग को हौले से छुआ था। इस सब के लिए जो इस दिन मैंने कहा था। वो हिचकी भरते बोली तो फहद ने उसे अपने सामने करते इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा था और शर्म से वो सुर्ख पड़ती निगाहें झुका गई थी। फहद ने इसके हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाई थी, लेकिन मैं तो नाराज़ था ही नहीं। वो इसकी नाक से नाक सहलाते धीमे मगर पर तपीश लहजे में बोला तो अनाबी ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। फहद ने शरीर निगाह से उसकी फटी फटी निगाहें देखते उसके गाल को सहलाया था। तो वो सब, इसे हकलाते लहजे में सवाल किया। निगाहें उसके चेहरे से ही हटने से इनकारी थी। वो सब बस ऐवी हल्का फुल्का तंग कर रहा था। वो कंधे उचकाते हुए बेनियाजी से बोला तो अनाबी ने शर्मबार निगाहों से उसकी जानिब देखा। आई हेट यू बदतमीज़ इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? वो उसके कंधे पर मुक्के बरसाती दांत पीसते हुए बोली तो फहद ने इसकी दोनों कलाइयों को थामते एक जिस्त में उसे अपने करीब किया था। बट आई लव यू मिसेस फहद खान, कितना खूबसूरत लगता है ना तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम बिल्कुल मुकम्मल। ये चेहरा, ये नैन नक्श, सब ये सिर्फ मेरा है। मैं जब जी चाहे इन्हें बिना किसी रोक टोक के देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, इन्हें महसूस कर सकता हूँ। रही बात मेरी नाराज़गी की तो मैं चाह कर भी तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता। बस की पेशानी को अपने लम से मातर करते शिद्दत भरे लहजे में बोला था। अनाबी ने धड़कती दिल और लहू छलकाते चेहरे समेत उसकी जानिब देखा जब इसकी उंगलियों की पूरों को नरमी से छू रहा था। तुमने निकाह वाले दिन भी मेरी तारीफ नहीं की थी। वो शिकायती अंदाज में गोया हुई तो इसके अंदाज में फहद ने बालाना निगाह से उसकी जानिब देखा था। अभी कर दूँ क्या? वो गंभीर परतपीश लहजे में बोला, आंखों में जज्बात का समंदर भरा पड़ा था। अनाबी ने खुद को लानत दानत करते इससे फासला कायम किया था। डरपोक, वो इसके पीछे हटने पर कहका लगाते बोला। अनाबी ने गश्मगी निगाह से उसकी जानिब देखा जो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होने की तगदो में था। कोई डरपोक नहीं हूँ मैं। वो इसकी जानिब बात को हवा से उड़ाती इसके बाजू से बाजू डालते इसके शाने पर सर रख गई। जाने मन आपकी यादा मेरा सुख चैन करार सब कुछ लूट कर ले जाएगी। वो गाड़ी का गेयर बदलते ड्रामाई अंदाज में बोला तो अनाबी उसकी बात पर खिलखिला कर हंसती थी। फहद ने इसकी हंसी को अपने रग व पैर में उतरता महसूस किया था। अनाबी से ड्राइव करता देख इसके हिसार में परसुकून होते आंखें मूंद गई थी। 2 माह बाद शाहवला में आज खुशगवार शाम उतरी थी। हर जानिब चहकारी गूंज रही थी। फारिया के बर्थडे होने की बदौलत वो सब शाहवला में ही डेरा जमाए हुए थे। घर के एक मखसूस हिस्से को खूबसूरती से सालगिरह के लिहाज से सजाया गया था। प्लम और सफ़ेद रंग के गुब्बारे और रंग बिरंगी लड़ियाँ अपनी बाहर दिखा रही थी। सजावट का सारा ख्याल फारिया की ड्रेस के मुनासिबत से किया गया था। ये तमाम सजावट भी घर भर के लोगों की ही कारस्तानी थी, क्योंकि वो आज के दिन हैदर को याद करते बहुत रोई थी, तो वो सब इसे खुश देखना चाहते थे। घर में सबसे छोटा दर्जा पानी की बदौलत वो घर भर की लाडली बन चुकी थी। जिसे सबको कोई छोटा बच्चा मिल जाता है, वो भी सबको इसी तरह अजीज हो चुकी थी। लॉन्ज में सब बड़े आपस में गुशगफ्फियों में मसरूफ थे। तमाम बच्चे नीचे फ्लोर कशन पर बैठे हल्ला गुल्ला कर रहे थे। वजह इन सब की गोद में मौजूद हमास था, जो फिलहाल सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। जीनों के पास ही अदियान और राइम खड़े किसी गुफ्तगू में मसरूफ थे। फहद ने मास खान के साथ ऑफिस से सीधा यही आना था। तमाम लड़कियां कमरे में मौजूद फारिया की तैयारी में उसकी मदद कर रही थी। फारिया, फ़हीम भाई की कॉल पर बात करना चाहोगी? माज़ान ने आईने के सामने खामोश बैठी फारिया को मुखातिब किया, जो प्लम कलर के पैरों को छूती मैक्सी पहने, जिसके गले पर हल्का सा कोरे का काम था, सर पर हमेशा की तरह हिजाब किए, मेकअप के नाम पर लबों को गुलाबीपन दिए वो बिल्कुल तैयार थी। तो वो मुंह बनाते नफ़ी में सर हिला गई। इसका हिजाब सेट करती रोशी ने मुस्कुराहट दबाई, जबकि लीजे ड्रेसिंग टेबल से चीज़ें उठाने में मसरूफ़ थी। इन सब ने भी मैक्सी पहनने का इंतखाब किया था, लेकिन लीजे इसमें परसुकून नहीं थी, तभी इसने घुटनों को छूता फ्रॉक पहनने को तरजीह दी थी। लीजे, तुम सुकून से बैठ जाओ, मैं कर लेती हूँ। अनाबी उसके हाथ से चीज़ें थामती उसे झिड़कते हुए बोली, नहीं बस मैं जा रही हूँ, देखो अदियान तैयार हुआ है या नहीं। वो उसके हाथ में सब कुछ थमाती संजीदगी से बोली तो अनाबी इस बात में सर हिला गई। लीजे इन सबको एक नज़र देखती कमरे से बाहर निकल गई।
यार फ़हीम भाई अपनी बीवी से बात नहीं करेंगे? आप कोई रौब दबदबा ही नहीं है? माज़ा स्क्रीन पर देखते हुए बोली, जो अब खुशगवार अंदाज में कहका लगा रहा था। उसके कहके की आवाज़ की समातों में गूंजी तो इसका दिल अनोखे पड़ने पर धड़का था। इस तरह 2-3 मज़ीद बातों के बाद इसने वक्त का ख्याल करते कॉल काट दी थी। इस दिन के बाद फारिया ने फ़हीम से पक्की नाराज़गी दिखाई थी और इसे गलती से भी मुखातिब नहीं किया था। वो सब वक्तन वक्तन इसकी तस्वीरें खींच कर उसे भेज रही थी और फ़हीम बेबसी से ठंडी आहें भर कर रह जाता था। मैं जा रही हूँ नीचे, आप आ जाइए फिर, ओके? लीज़ा इसकी टाई की नॉट दुरुस्त करते इसके कंधे पर थपकते हुए बोली तो अदयान ने उसके माथे पर लब रखे थे। अकेली मत जाओ, मैं आता हूँ साथ ही। अदयान अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे करते बोला तो लीज़ा भी सुकून से वहीं खड़ी इसके फारिग होने का इंतज़ार करने लगी। अभी तक मैंने नीचे भी पहुँच भी जाना था, वो मुंह बनाते हुए बोली तो अदयान ने उसके चिढ़ने पर मुस्कुराहट दबाई, जिसके लिए हर छोटी बात पर चिढ़ना एक आम सी बात थी। कोई बात नहीं मेरी जान, मैं चाहता हूँ कि हर जगह बस लीज़ा अदयान के साथ ही जाएं, एक साथ मुकम्मल होकर, जैसे अभी जाएंगे। मोहब्बत से कहते ही अदयान ने उसका हल्का हल्का वजूद बाजू के घेरे में लिया था। वो इसे देख कर रह गई। वैसे अदयान में सोचती हूँ कि जिनकी कहानियाँ नामुकम्मल रह जाती हैं, इनका क्या होता है? वह परसोच निगाह से उसकी जानिब देखते गहरे लहजे में बोली तो अदयान ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, जहाँ सार उसको नॉर्मल ही थे। इनमें से एक तो मुर्दा हो जाता है, लेकिन दूसरा जीता जागता वजूद जिंदा होकर भी रोज़ एक नई मौत मरता है। बस का गाल थपथपाते हुए गहरा सांस फिजा के सुपुर्द करता हुआ बोला तो लीज़ा ने बेसाख्ता झरझरी ली थी। अदयान इसकी हरकत पर मध्यम सा हंसते इसके गाल पर झुका था और वहाँ अपना लम्स छोड़ा था और इसे लेते इन दोनों ने कदम बाहर की जानी बढ़ाए थे। नीचे आते ही इन सब ने सबसे पहले केक काटने को तरजीह दी थी। सबकी तालियों की गूंज में इन सब के केक काटा था। वह हंसती मुस्कुराती कोई और फारिया ही लग रही थी। सबसे तोहफ़ लेने और मज़ीद खुशबाश हो गई थी। इसी दौरान अहद से बातों में मसरूफ़ अदयान और राइम का मोबाइल बेवक्त बजा था। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की सिम देखा। राइम तो अदयान की मशकूक निगाहें खुद पर महसूस करते कॉल काट गया था। अलबत्ता अदयान संजीदगी से वहाँ उठ खड़ा हुआ। सोचो, अदयान को अभी इतनी कॉल्स आती है, तो अगर ये राइम प्राइम मिनिस्टर होता तो बस फिर अदयान तो हमें दिखाई नहीं देता। साइम खान हमास को गोद में लिए शरारत से बोले तो सब इनकी बात पर कहका लगा कर हंस दिए। परेशान मत हो मामू, बस वो चौधरी के केस में फंसा हुआ हूँ मैं। ऐसा लगता है जैसे ये लोग मुझे ही पकड़ कर लॉकअप में डाल देंगे। वो चेहरे पर बेजारी लिए बोला तो सब ने ठिठक कर उसकी सिम देखा। सब खैरियत है ना? अजलान शाह ने परेशानी से उसे मुखातिब किया तो वो चौंक कर उसकी सिम पर तवज्जो हुआ। डैड, इसका केस मर्डर है। हमें एंड तक यही लगा कि वो सुसाइड केस है। अब इसकी छानबीन चल रही है तो मेरे से भी अब इन्हें तफ्तीश करनी है, क्योंकि एन इसी वक्त मैं मोहसिन के साथ उसी जगह पर पहुंचा था। इसने इन सबको तफसील से आगाह किया तो वो इसकी बात समझते इस बात में सर हिला गए, जबकि राइम की पेशानी पर घबराहट के मारे पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। अदयान ने ठिठक कर उसकी जानिब देखा, जो यकटक उसे ही देख रहा था, लेकिन उसके देखते ही वो अपनी गोद में मौजूद हमास के साथ मसरूफ़ हो गया। अदयान को कुछ तो था जो खटका था। तुम क्यों इतने परेशान लग रहे हो? सब ठीक है? किसका फ़ोन था? अदयान ने उसके करीब जाते संजीदगी से एक ही बार में सारे इतने सवाल पूछ डाले। उसकी बात पर राइम ने बमुश्किल मुस्कुराते नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। वो संजीदगी से इस बात में सर हिला गया था। फारिया इन सब बातों में मसरूफ़ देख गिफ्ट्स उठाती अपने कमरे की जानिब चल दी ताकि चीज़ें वहाँ रख सके। वो जो ही कमरे में दाखिल हुई सब कुछ सोफे पर रखते उससे पहले कि अपना हिजाब खोलती। फ़ोन की आवाज़ पर उसने हैरत से बेड की जानिब देखा और अपने कदम लैपटॉप की जानिब बढ़ाए थे। मान वहाँ फ़हीम कॉलिंग लिखा था। वो देखकर धक सी रह गई। उठाऊं या नहीं? वो दांतों में उंगली दबाते परेशानी से सोचने लगी। अचानक कुछ सोचते उसने फ़ोन उठाया, लेकिन वहाँ खुद से वहाँ दूर ही रही थी। कुछ देर तो दोनों के दरमियान खामोशी हायल रही। ना वो बोली और ना ही फ़हीम। फारिया चलो बस हुई छुपन छुपाई। फ़हीम की भारी आवाज़ पर फारिया के हाथों से तोते उड़ गई। उसे कैसे पता चला ये फारिया ने किया है? मैं नहीं आऊँगी। वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली तो फ़हीम उसका लहजा भारी होता देख तड़प ही गया। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने दोस्त को ऐसे ही तरसाओगी। इसे अंधेरे में तीर चलाया था जो सीधा निशाने पर लगा। अगले ही लम्हे वो जब से सुर्ख चढ़ा लिए उसके सामने बैठी थी। आप क्यों उदास हो, बताओ मुझे। इसने मोहब्बत से उसे मुखातिब किया तो वो मज़ीद हिचकियों से रो दी। फ़हीम ने बेचैनी से उसकी जानिब देखा। एक तो ये मीलों का फासला और इसके आंसू भी नहीं पहुँच सकता था। मुझे आपकी याद आ रही है, इसने बिगड़े झिझके मासूमियत भरे लहजे में कहा तो फ़हीम ने निहारती निगाह से इसका भोला चेहरा देखा। इसकी मासूमियत का वो तो कायल हुआ था। तो मैं आपके सामने तो हूँ।
इसने जैसे उसे ये दिलासा देना चाहा था। फारिया ने झट से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, आप मेरे पास होते हैं ना यहाँ, जैसे लीजे आपी के पास दियान भाई, माजा आपी के पास राइन भाई और रोशी आपी के पास अहद भाई है। मुझे लीजे आपी ने बताया है कि जैसे वो सब इनके हस्बैंड है, वैसे ही आप भी मेरे हस्बैंड है। और इतनी मासूमियत से वो ये सब बोल रही थी कि फ़हीम को बेख्तियार हंसी आई थी, लेकिन वो जब्त कर गया। वो अभी छोटी थी, इस बात को एतराफ़ तो वो सभी करते थे। अच्छा मुझे ये बताओ, आप मुझसे क्या चाहती हो अब? फ़हीम ने मतानत से सुलह जोज़ अंदाज में पूछा। कुछ नहीं चाहती मैं आपसे, मैं तो आपसे नाराज़ हूँ। वो ये कहते साथ ही झट से फ़ोन बंद कर गई। वो इस पर हंस क्यों रहे थे? हम हस्बैंड वाइफ ही तो हैं, इसमें हंसने वाली क्या बात थी? वो दिल ही दिल में चटक कर बोलती वहाँ से उठ खड़ी हुई और अपने कदम नीचे की जानिब बढ़ाए थे। ये देखो, ये कितना क्यूट है, मुझे भी ऐसा ही बेबी चाहिए, बिल्कुल गोलू मोलू सा। लीजे जो करीब से गुजर रही थी, इसकी समातों में राइम की आवाज़ पड़ी जो माजा से मुखातिब था। मुझे लगता है आपको बच्चे बहुत पसंद है, क्यों? माजा से मुसलसल हमास के साथ लाड़ियाँ करता देख मोहब्बत से बोली तो वो बिना किसी तर्क के इस्बात में सर हिला गया। बच्चों में तो मेरी जान बसती है, तभी तो मैं लीजे को भी अभी तक अपना बच्चा ही मानता हूँ। मेरा बेबी होने के बाद भी वो मेरा सबसे बड़ा बच्चा है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो मोहब्बत से बोला तो माजा इसकी मोहब्बत पर शक किए बगैर मुस्कुरा दी। इस बात की तो वो खुद भी गवाह थी। लीजे एक नम निगाह अपनी जान से अजीज़ भाई पर डालती लाउंज की जानिब बढ़ गई। ना जाने वो इसका एहसान कब चुका पाएगी या नहीं भी। अनाबी, एक काम करो, मेरे कमरे में ड्रेसिंग पर कुछ रखा हुआ है, ले आओ। अजरा ने संजीदगी से अपने पाँव दबाती अनाबी को मुखातिब किया, लेकिन इससे पहले ये आयत टोक उठी। इसके पाँव में चोट लगी है, कोई और चला जाता है। जाओ लीजे, आप जाओ। आयत ने लीजे को जाने का इशारा किया। वैसे भी इसका चलना फिरना ज़्यादा मुफीद था, तो आयत ने उसे भेजने पर तरजीह दी। वो भी उनकी बात पर इस्बात में सरिलाती उठ खड़ी हुई। मैं भी आती हूँ लीजे, रुको, सोच रही हूँ कि कपड़े तब्दील कर लूँ। माजा भी फुर्ती से उसके पीछे भागी तो इन सब का कलेजा मुँह को तो आ गया। कुछ ही लम्हों बाद वो दोनों हंसती मुस्कुराती एक साथ इन्हें आती दिखाई दी। लीजे के हाथ में वो गुलाबी का बॉक्स था, जबकि माजा इससे 2 कदम आगे चलते हुए किसी बात पर मुसलसल हंस रही थी। माजा जो अपने ही ध्यान में आगे की जानिब बढ़ रही थी, पहली सीढ़ी पर इसका पाँव बुरी तरह लड़खड़ाया था। इससे पहले कि वो पाँव मुड़ने की बदौलत अपना तवाज़ुन खोती, लीजे ने परेशानी से सरत से उसे अपनी जानिब खींचा, लेकिन उसी दौरान वो चाह कर भी अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई थी। इसका पाँव बेइख्तियार फिसलाता और वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे की जानिब आती चली गई। उसकी दिल खराश चीख वहाँ बैठे हर शख्स के साथ साथ बाहर लॉन में मौजूद अदयान पे भी सीना शक कर गई थी। इसकी दिल खराश चीख पर इसके हाथ से मोबाइल छूटा था। वो डूबते दिल के लेकर तकरीबन भागने वाले अंदाज में अंदर पहुंचा। लीजे, उसकी पर दर्द सरसराती हुई आवाज़ ने इन सब के हवास में झुंझा दिए थे। अदयान ने सामने खून में लथड़ी लीजे को देखते बेसाख्ता अपना सीना मसला था। वो सब साकित पथरीली निगाह से ज़मीन पर गिरी खून में लथड़ी लीजे को देख रहे थे, जिसके हाथ बेजान से ज़मीन पर गिरे थे। माजा खाली खाली निगाहों से अपने खाली हाथ को तक रही थी, जिसे बचाने की खातिर वो अपनी जान को जोखम में डाल गई थी। वो अपना एहसान चुका गई थी। सबसे पहले होश में रायम आया था। वो तकरीबन भागने वाले अंदाज में तक पहुंचा और रोते हुए उसे सीधा किया था। उठे मेरा बच्चा, वो कपकपाते लहजे में उसके चेहरे पर हाथ फेरता हुआ बोला। इसी दौरान इस जानिब से जामिद खामोशी थी, जहाँ से तूफान उठना चाहिए था। वो बस साकित था, जैसे लीजे के साथ साथ इसकी जान भी निकाल ली गई हो। फहद, गाड़ी निकालो, हरी अप। वह साकित खड़े फहद पर चिल्लाया तो वो अपने आंसू पोंछते सरहद से बाहर की जानिब भागा था। इन सब पर पल भर में कयामत टूटी थी। फारिया रोशी के सीने से लगी सहमी खड़ी थी। महरम ने अध्यान को अपनी जानिब तवज्जो करना चाहा था, लेकिन वो बिल्कुल खामोश था। जो विला कुछ देर पहले खैकहों से गूंज रहा था, एक लम्हे में ही वह वहशत रकम हो चुकी थी। एक दर्दनाक सी वहशत जो आने वाले वक्त से खौफजदा खड़ी थी। ना जाने अब किस्मत क्या मोड़ लेने वाली थी। वो मनजमित निगाहों से ऑपरेशन थिएटर को देख रहा था, जहां उसकी ज़िंदगी मौत से जंग लड़ रही थी। हाथों से जैसे सब कुछ फिसलता ही चला जा रहा था। इसकी समातों में लीजे की गुजरे दिनों की बातें गूंजने लगी। मेरे होते हुए आप कभी उदास नहीं हो सकते, लेकिन अगर कभी ऐसा दिन आया तो आप इस सरजमीन पर और मैं आसमान पर होगी। वो ये सब सोचते लड़खड़ा कर ज़मीन पर घुटनों के बल गिरा। आंखें साकित भी बिल्कुल जामिद, जहाँ हमा वक्त एक जिद एक मगरूरपन झलकता था, वहाँ बस खालीपन के सिवा इन सबको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अजलान शाह ने उसके करीब होते उसके शाने पर दबाव डाला था। बेशक दुख बहुत बड़ा था, लेकिन उसे अब भी हमेशा की तरह हिम्मत से काम लेना था। रैम ने अपनी सुर्ख आंखों को मीचते उसकी जानिब देखा, जिसे इसने बड़े बड़े इम्तिहानों में साबित कदम दिखा था।
वो आज अपनी बीवी के दुख में हार रहा था, हवास खो रहा था। औरतों में महरम और आयत ही आई थी। वो दोनों भी मोह ही मोह में व्रत करते इसकी सेहत याबी के लिए दुआ गो थी, जिसमें इन सब की जान बसती थी। रैम अपनी भारी होती कदम उठाते उसके नजीक आया और इसके शाने पर दबाव डालते इसे अपने मद्दे मुकाबिल किया था। दर्द तो इसका भी सबसे बड़ा था, क्योंकि अंदर इसका बच्चा था, लेकिन फिलहाल उसे अध्ययन की हिम्मत बांधनी थी। अध्ययन उसके पुकारने की देर थी और अगला लम्हा सब पर हैरतों के पहाड़ टूट गया था, क्योंकि वो लंबा चौड़ा मर्द रायम के कंधे से लगा शिद्दतों से रो दिया। महरम इसकी टूटी बिखरी हालत देखते लड़खड़ाई थी। अजान शाह ने बर वक्त इन्हें संभाला। रायम, इसे कहो ठीक हो जाए, मैं कैसे जीऊँगा उसके बगैर। वो कहती है ना कि वो मुझे हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहती है। मैं सब करूँगा, इसे मेरे हंसने से सुकून मिलता है ना। इसकी वो पुकार वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर गई थी। इन्हें अस्पताल आए तकरीबन आधा घंटा होने वाला था और डॉक्टर्स की जानिब से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला था। हौसला करो अध्ययन, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। वो हमारी लीजे हैं, वो हमें दुख नहीं दे सकती, वो हमें रोता हुआ या उदास नहीं देख सकती। देखना वो ठीक हो जाएगी। शेर बनो शेर, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो। वह उसका चेहरा दोनों हाथों में थामता हुआ समझाने वाले अंदाज में बोला, एक शेर भी अपनों की तकलीफ में गीदड़ बन जाता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। वह दीवार से पुष्टिकाएं आंखें मूंद गया। मां ने इसी दौरान डॉक्टर अफरा तफरी के आलम में ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली तो वो सब बेसब्री से उनकी जानी बड़े थे। अध्ययन की सांसें थमी थी। देखिए, पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बात तो हम पहले भी बता चुके थे कि इन दो जानों में से किसी एक को बचाया जा सकता है। इनकी इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है। अभी तो वक्त भी सही वाला नहीं आया था इनका। जितना खून का बंदोबस्त करें ये भी जल्दी हो सके इनके लिए, डॉक्टर्स पेशा वराना अंदाज में बोलते वहाँ से जा चुकी थी, जबकि इन सब की सांसें तो इन दोनों में से किसी एक की जान बचनी है में ही थम चुकी थी। बस सब परेशानी के आलम में ऑपरेशन थिएटर के बाहर ये बैठे थे। मान इसी दौरान अफान शाह माजा समेत राहदारी में दाखिल हुए तो राहिम की निगाह इनकी उजड़ी हालत देखते खराब हो गई। वो तकरीबन भागने वाले अंदाज में इस तक पहुंचा था, जिसकी मोहतरम माँ के इस मुसलसल रोने की जानिब इशारा कर रही थी। फूफा, आप इसे क्यों ले आए? इसकी खुद की हालत। रायम ने इनकी जानिब देखते परेशानी से कुछ कहना चाहा था, लेकिन उन्होंने दरमियान में ही बात संभाली। किसी के काबू में नहीं आ रही थी, ना जाने कैसी कैसी बातें कर रही है। अफान शाह परेशानी से मसलते हुए उसे आगाह करते आगे की जानिब बढ़ गए ताकि लीजे की खैर या आफियत को दरियाफ्त कर सकें, जबकि रायम ने परेशानी से इसकी जानिब देखा था, जो सुर्ख भीगी आंखें उठाए उसका चेहरा देख रही थी। माजा, क्या हो गया है? वो ठीक हो जाएगी मेरी जान, परेशान मत हो प्लीज़। वो इसे अपने सीने से लगाते हुए बेबसी के आलम में बोला तो माजा ने उसकी बात पर इसे बुरी तरह खुद से दूर झटका था और नफ़ी में सर हिलाते कदम पीछे लिए थे। कैसे परेशान मत हो, मुझे ही तो परेशान होना चाहिए। वो मेरी बदौलत आज इस हाल में है। ये क्या हो गया मेरे से? वो दोनों हाथों में अपने सर के बालों को भींचते वहशत ज़दा सी चिल्लाई थी। इसकी बात पर सबने हैरत से उसकी जानिब देखा था, जो शायद अपने हवासों में नहीं लग रही थी। रायम को तो इसके पागल होने का गुमान हुआ था, जो ऐसी उठ पटांग बातें कर रही थी। तुम जानती हो कि क्या बोल रही हो? वो चाहने के बावजूद भी खुद का लहजा सख्त होने से रोक नहीं पाया था। माजा ने हिचकियों से रोते अपने भाई की हालत, बिखरी हालत देखी थी। वो मर रही है मेरी वजह से सब खत्म हो गया। मैंने इसकी खुशियों का गला घोट दिया अपनी इन्हीं हाथों से। मेरी लीजे, वह सरगोशी की कैफियत में अपने दो हाथों को देखते बोल रही थी। महरम ने उसके नज़दीक आते उसे सहारा दिया था। इन्हें ऐसा लगा जैसे वो इस हादसे को अपनी आंखों के सामने देखते परेशान हो चुकी है। माजा को तो यह एहसास सिखाया जा रहा था कि उसने उसे बचाकर खुद की जान को मुश्किल में क्यों डाला। यही सोचते उसकी सांसें थमने लगी थी। माजा, मेरी जान, इधर देखो। मॉम को बताओ क्या हुआ है। महरम इसका चेहरा थाम कर अपनी जानिब करती मोहब्बत से पुचकारते हुए बोली तो इसने बच्चों की तरह रोते हुए सर हिलाया था। मॉम, वो वहाँ से तो मैंने गिरना था, इसने मुझे बचाने के लिए सहारा दिया था, लेकिन मेरी जगह वो ही मेरे इन्हीं हाथों से इसका हाथ छूटा है। मामा, ये मेरी वजह से हुआ है सब। वो मुझे कहती थी कि तुम्हारे पर आई हर मुसीबत मैं अपने सर पर लेने के लिए पूरी कोशिश करूंगी, और देखिए उसने मुझे बचा लिया। मामा, इसने आपकी माजा को तो बचा लिया, लेकिन अगर आज इसे कुछ हुआ तो माजा जीते जी मर जाएगी। इनका हाथ थामते ही बेबसी की कैफियत में गोया हुई तो इसकी आवाज़ जैसे अध्ययन के समातों में हथौड़ी की मानींद बरसी थी। बाकी सब भी दम साधे उसकी बात सुन रहे थे। रायम ने अपने
अपने बेसाख्ता कदम पीछे लिए थे। अदियान का चेहरा एकदम सपाट हुआ था। मैं आप सबसे ज़्यादा सबसे प्यार करती हूँ। इसकी मोहब्बत भरी सरगोशी अदियान का दिल चीर गई थी। क्या थी वो? ये बात अदियान समझने से कासिर था। इसने माजा के करीब जाते उसकी जानिब बाहें बाकी थी। वो भी बिना किसी तर्क के उसके सीने में चेहरा छुपाए फपक फपक कर रो दी। भाई लीजे, हमारे लीजे, इसने ऐसा क्यों किया? हम सबके चेहरों से मुस्कुराहट छीन ली है उसने। वो तड़प कर रोती उसके सीने पर सर मार रही थी। अदियान ने उसे मजीद अपने सीने में भींचा था। जब लीजे उसकी खुशियों के लिए इतना बड़ा रिस्क मोल ले सकती है तो वो क्यों कर अपनी बहन को इस हालत में अकेला छोड़ देता। बस मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, लीजे भी ठीक हो जाएगी, इसे कुछ नहीं हो सकता, आप बस दुआ करो अल्लाह से, रोने से क्या होगा। वो इसके आंसू साफ करते मोहब्बत से बोला। इसकी दिल खराश चीख उठी। अभी इसकी सम्मातों में गूंजते उसके सीने में खंजर की मानी नासुर बनकर लिपट गई थी। लेकिन वो बिल्कुल बेबस था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर में फहद और अजरा एक साथ आते दिखाई दे रहे थे। इन दोनों ने खून की बोतलें देनी थी जो लीजे को लगनी थी। वहाँ मौजूद हर शख्स की जान सीनों में ही कहीं अटकी पड़ी थी। डॉक्टर ने 24 घंटों का वक्त दिया था कि अगर इसी दौरान लीजे को होश आ जाता है तो ठीक, वरना कुछ भी कहना मुश्किल होगा। माजा के लब मुसलसल किसी चीज़ का व्रत कर रहे थे। सैम खान निडाल से बैठे थे। इसका एक वजूद ने आज इन सबको तोड़ कर रख दिया था। ना जाने कब का अमेज अंदाज था जब डॉक्टर ने बाहर निकली थी। इन सबके चेहरों पर जैसे रौनकें बहाल हुई थी। अदियान सरद से उनके करीब पहुंचा। माथे पर बिखरे बाल, सुर्ख आंख, बरसाती आंखें, सख्ती से भींचे हुए लब, खून आलूद शर्ट, वो कहीं से भी अदियान शाह नहीं लग रहा था। डॉक्टर उसे एक नज़र देखते ठंडी आंख भर कर रह गया, क्योंकि जो वो खबर इन्हें अब देने वाले थे वो तो इनके असाबों पर बम ही बनकर गिरनी थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अल्लाह के फजलो करम से बेबी अब महफूज है। उसे अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। आप इनसे कुछ देर में मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात पर जहां सबके चेहरे पर रौनक बहाल हुई थी, सुकून की लहरें दौड़ी थी, वहीं अदियान का चेहरा जैसे अभी भी किसी और बात का मुंतजिर था, जिसे और वो कुछ सुनना चाहता हूँ इनसे। लेकिन वो भी ये सब बोलते खामोश इख्तियार कर चुके थे। और लीजिए, वो कैसी है? आयत की सरसराती लर्जरती हुई आवाज़ निकली तो सबने ताइदी अंदाज में इस बात में सर हिलाया था। उनकी बात पर डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी की लहर दौड़ गई। उन्होंने मायूस किन निगाहों से उनकी सिमत देखा था, जो शायद इनसे किसी किस्म की उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थी। डॉक्टर नूरीन, आप जाएं, मैं डील करता हूँ। मेल डॉक्टर ने उन्हें जाने का इशारा किया और खुद संजीदगी से उनकी जानिब तवज्जो हुई। देखिए, मैं आप सबको किसी किस्म की झूठी उम्मीद या दिलासा नहीं दूंगा। आपकी पेशेंट किसी तौर पर रिस्पॉन्स नहीं करी, वो हिम्मत हार रही है अपनी ज़िंदगी से। हमने अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर ली। इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करता, अदियान ने झटके से उनका कॉलर अपनी मुट्ठियों में जकड़ा था और अपनी लहू छलकाती सर्द निगाहें उनकी निगाहों में गाड़ी। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल सही सलामत चाहिए डॉक्टर। अगर वो ठीक नहीं हुई तो मैं इस अस्पताल की ईंट से ईंट बजा दूंगा, माइंड इट। वह पथरीले लहजे में बोला तो रायम ने उसके अंदाज पर सरद से आगे बढ़ते कॉलर से उसके हाथ से छुड़वाया था और कड़ी निगाहों से उसकी जानिब देखा। अदियान, ये क्या करते फिर रहे हो? वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, तुम इन्हें मत सिखाओ। वह सर्द महरी से बोला तो अदियान ने बेबसी से अपने सर के बालों को मुट्ठी में भींचा था। सबके चेहरों से एक बार फिर जैसे किसी ने रौनक छीन ली थी। कुछ ही देर में एक नर्स पे कंबल में लिपटा नन्हा सा गुल गोथना महरम के हाथों में थमाया था, जो दोनों हाथों की मुट्ठियों को भींचे गहरी नींद में गुम था। ये उनकी जान से प्यारे बेटी अदियान की औलाद थी, जिसकी किलकारियाँ सुनने को वो बेचैन थी तो वो क्यों ना उसे महसूस करती। महरम ने उसे मिलते इस वजूद को आयत के हवाले किया था। फुप्पू बहुत गंदी है, आपके आने से पहले ही मम्मा को चोट लगा दी है ना? महाराजा ने नम निगाहों से उसका चेहरा देखते भारी लहजे में बोली थी। मुसलसल चीखने की बदौलत गला भी बैठ चुका था। रैम से मिलते ही माजा ने रुख अदियान की जानिब किया, जो दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए इन्हें लबों पर जमाए किसी गहरी सोच में गलता था। उसकी बाएं टांग मुसलसल हिल रही थी। चेहरे पर हुनूर सर्द सा तासिर उभरा हुआ था। भाई ये देखिए, माजा ने ये कहते साथ ही इस नन्हे वजूद को अदियान को थमाना चाहा, लेकिन वो इसे निगाहें फेरते वहाँ से उठ खड़ा हुआ। इसकी बेरुखी माजा की जान पर बनाई थी। अदियान के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था कि वो अपनी ही औलाद से मुंह मोड़ रहा था। इस खबर ने दिल में एक गोना सुकून भी तो दिया था, लेकिन फिल वक्त इसे सिर्फ एक ही खबर से गर्ज थी जो इसके वजूद में ज़िंदगी वो खुशी की रमक दौड़ा सके। रैम ने बेसाख्ता इसकी हालत समझते उसे बाप बनने की मुबारकबाद दी।
एक पूरे दिन की तौबा शिकन इंतज़ार के बाद डॉक्टर्स ने लीज़े के होश में आने की इत्तला दी थी। अस्पताल में मौजूद सब लोगों के चेहरे पर बाकायदा खुशी से खिल उठे थे। जान में जान आना किसे कहते हैं, यहाँ वहाँ मौजूद लोगों से कोई पूछता। इत्तला मिलते ही सब ने अस्पताल का रुख किया था। बच्चा कमज़ोर होने की बदौलत अब वो अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन में ही था और लीज़े से मिलने से भी सख्ती से मना किया गया था। अदयान का फिलवक्त कोई अता पता नहीं था। रैम ने बार बार उसे कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन ना जाने क्यों वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। जितना ज़िंदगी ने उन्हें इन गुजरे 2 दिनों में मौत के करीब लाकर खड़ा कर दिया था ना, वह अब कुछ भी गलत सोचना भी नहीं चाहते थे। तुम अपना चेहरा 100 फीट के फासले पर रखो, इससे तुम्हारा शक्ल देखकर डर जाएगा मेरा शहजादा। अनाबी जो बच्चे को थामे खड़ी थी, फहद को करीब आता देख मुंह बनाकर वो रह गई थी। इस दिल जलाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए तिनक कर बोली, इसका मकसद माहौल में छाई पसमर्जगी को ख़त्म करना था। तुम्हारा शहजादा तो मैं हूँ ना। वहाँ के पटपटाते हुए मासूमियत से भरपूर लहजे में गोया हुआ तो अनाबी उसकी बात पर सटपटाते चेहरा झुका गई थी, जबकि बाकी सब खुश दिली से हंस दिए। अनाबी के साथ नाराज़गी ख़त्म होते ही वो अपने असली अंदाज में लौट आया था। परीशा ने इन दोनों को ठीक होता देख शुक्र अदा किया था। लीज़े के होश में आने की खबर सुनते ही मिठाइयों के टोकरे मस्तिष्क लोगों में बिठवाए गए थे। इतनी बड़ी परेशानी सर से टली थी तो अल्लाह का शुक्र अदा करना भी फ़र्ज़ था। तभी अहद और राइम को उन्होंने सबसे पहले यही काम सर अंजाम देने को कहा था। इस दिन के बाद आज ही वो सब अस्पताल में इकट्ठा हुए थे तो खानदान भर के लाडले बेटे सोचते बच्चे को प्यार भी बेतहाशा मिल रहा था। सब बड़ों की गोद से होते बच्चा अब यंग पार्टी के हिस्से में आया था। रायम अब बस करे, मेरी बारी है, इसकी फुप्पू को भी पकड़ लेने दे। मैं नहीं चाहती मेरा भतीजा आप जैसा मेंढक की तरह टर टर करे। वो उसको लगातार बच्चे को चूमता देख झुंझुला कर बोली थी तो रायम ने गश्मगी निगाहों से उसकी जानिब देखा। देखना ये मेरे पर जाएगा। वो फर्जी कॉलर खड़ाते हुए बोला तो सबने बाकायदा कानों को हाथ लगाया था। बस कर जाए रायम, कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ बुरा भी मत बोले। वो खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरते हुए बोली तो रायम ने आंखें सिकेड़ते उसकी जानिब देखा। तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसी बातें ही मुंह में ही अपने आप फिसल जाती हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है। इसकी मासूम बात पर माजा गश्मगी निगाहों से उसकी जानिब देखा। वहीं सबके लबों पर भूली बिसरी मुस्कुराहट ने आता किया था। तकरीबन घंटे भर के इंतज़ार के बाद डॉक्टर्स ने इन सबको लीज़े से मिलने की इजाज़त दी थी। शोर मत मचाइएगा, इतने ज़्यादा अफराद को हम अलाउ नहीं करते, लेकिन इनका केस अलग था तो हम चाहकर भी इनकार नहीं कर पाए। उन्होंने रिसानियत से हिदायत की तो फहद और रब्बा ने ठिठक कर इनकी सिम देखा और एक दूसरे को देखते दांत न घसे। अजी हम यहाँ पाए जाते हैं, वहाँ शोर तो लाजिम है। वो दोनों बेवक्त आंखें पटपटाते हुए मज़े से बोले, अब अदियान शाह की औलाद आई थी तो वो हल्ला गुल्ला भी ना करे। अजी फिर आप दोनों यहाँ से बाहर जाकर शोर मचाइए, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं दे सकता। डॉक्टर्स भी उन्हीं के अंदाज में उनके सर पर बम फोड़ते वहाँ से जा चुके थे, जबकि वो दोनों भौंकों की तरह एक दूसरे को देखते खसिया गए थे। मतलब अब डॉक्टर्स से बेइज्जती होना रह गई थी। वो जर्द चेहरा लिए मुश्किल मुस्कुराते इन सबको हंसता मुस्कुराता दिख रही थी, लेकिन बार बार मुंतज़िर निगाहें दरवाजे पर जमी थी कि वो अभी आएगा, लेकिन उसका इंतज़ार ही रहा था। हाँ जी, पहले हम कहा करते थे कि हमारी छोटी सी भाभी जी, लेकिन अब हमें कहेंगे बच्चों की छोटी सी मम्मा। वो फहद की आवाज़ पर ना चाहते हुए भी तकलीफ से हंस दी थी। माजा ने चोर निगाहों से उसकी जानिब देखा तो वो रायम के सीने से लगी कोई बात कर रही थी। मैरम पास ही बैठी फ्रूट्स काट रही थी। इसे धीमे से कदम लीज़े की जानिब बढ़ाए, जिसके चेहरे पर तकलीफ के आसरात नुमाया थे। इसके करीब आते ही रायम उसके करीब से उठकर खड़ा हुआ ताकि वो सुकून से बात कर सके। उसके करीब से जगह संभालते ही माजा ने भीगी आंखें उठाते उसकी जानिब देखा। क्यों रो रही हो? लीज़े उसके गाल पर हाथ रखते धीमे लहजे में बोली तो माजा ने शिकवा की निगाहों से उसकी जानिब देखा। तुम जानती हो कि मैं क्यों रो रही हूँ? तुमने ऐसा क्यों किया? लीज़ो, अपनी तबीयत से तुम बखूबी वाकिफ़ थी, फिर भी जानती हो भाई की हालत इस दौरान क्या थी? मम्मा, पापा, मोमानी, मामू, रायम, हत्ता के घर का एक एक फर्द हर सेकंड एक नई मौत मर रहा था। वैसे अपने सीने में भींचे हुए बोली तो लीज़े ने अपने खुश पड़ते लबों पर जबान फेरी। सर में दर्द की ठीसें उठ रही थी। अदियान के बारे में जानकर इसके दिल मजीद बेचैन हुआ। अगर वो इस दौरान इसके पास थे तो अब कहाँ हैं? जब वो आंखें खोलते सबसे पहले उसे ही देखना चाहती थी। बस दोस्ती का एक बहन होने का हक अदा करने का मौका मिला था, और वैसे भी तुम्हारा तो मेरी ज़ात पर एक एहसान भी था, तो सोचा वक्त पर ही चुका दूँ।
बोलते हुए गले में खराशें पड़ रही थी। तभी वो मुश्किल से गले हाथ पे रखते हुए बोली। तकलीफ से चेहरा अलग सुर्ख पड़ रहा था। इसकी बात पर माजदा ने चेहरे पर नासमझी लिए उसकी जानिब देखा। वही जब मेरी जगह तुम इस चौधरी के हाथ लग गई थी और मेरी वजह से तुम्हारी रूह पर वो जख्म आए थे। मैं चाह कर भी। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, माजा सदमे की कैफियत में उसकी जानिब देखते सख्ती से उसे टोक गई थी। लीजे, सच में तुम अभी तक इस बात को लेकर जी रही थी? मैंने तुम पर एहसान नहीं किया, तुम पर। तुम्हारी सोच ने मुझे हैरान कर दिया है लीजो। अपनी जान को ही झोंकों में डाल गई। यकीन करो लीजो, अगर तुम्हें कुछ होता ना, मैं अपनी जान लेने से भी ज़राए नहीं करती। मैंने तो इस गिल्ट में मर जाना था कि तुम सिर्फ मेरी बदौलत इस नहज पर पहुंच चुकी थी। वो शिद्दत गम से हकलाते लहजे में बोली तो लीजे ने बेसाख्ता से खुद में भींचा था। इनके गले लगने की देर थी। वो दोनों ज़ारों कतार रोई थी। अदियान कहाँ है? लीजे ने इससे अलग होते अपना चेहरा साफ करते मायूसी से पूछा तो माजा ने चौंक कर अदियान की तलाश में निगाहें घुमाई थी। कुछ देर पहले तो यही थे। मेरे ख्याल से इन्हें तुम्हारे होश में आने की बाबत खबर नहीं है। वह इसकी बात के जवाब में इसके गाल चुमती तसल्ली आमेज लहजे में गोया हुई तो वो बेदिली के साथ इस बात में सरीला गई। ये लो भाई, इसे हाथ में लो। आयत ने बच्चे को इन सब के चुंगल से ज़बरदस्ती आज़ाद कराते लीजे की गोद में थमाया। लीजे ने सहमते हुए कांपते हाथों से इस नन्हे गुल को गोदने को अपने हिसार में लिया था। ऐन इसी वक्त इसने अपनी आंखें हौले से खोली थी। इसकी गहरी सी आंखें देख वो तसव्वुर में ही अदियान की आंखों को सोचते नम आंखों से हंसती थी और बेइख्तियार झुक कर इसकी आंखों को चूमा था। कल तक ये छोटी सी लगती थी, आज देखो इसके अपने हाथ में बच्चा है। आयत ने नम निगाह से इसे बच्चे में मगन देख इसकी पेशानी पर बुसा देती परीशे से बोली तो वो भी हौले से हंस दी थी। भाई ने तो उसे पकड़ना तो दूर की बात देखा भी नहीं। अना भी मुंह बनाकर बोली तो लीजे के चेहरे से मुस्कुराहट फौरन से पहले सिमटी थी। इसे ठिठक कर सबकी जानिब देखा जो कहर आलूद निगाह से अनाबी की ही जानिब देख रहे थे, जिससे हमेशा की तरह गलत वक्त पर गलत अल्फाज का चुनाव किया था। नाम क्या सोचा है बेबी का? फहद ने इन सब की निगाहें अनाबी पर महसूस करते इन सबको अपनी जानिब मतवजा करना चाहा। मैंने एक नाम सोचा है, मैं बताऊँ? फारिया जो काफ़ी देर से खामोश बैठी थी इन सब को देख कर मुस्कुरा रही थी। इस बात पर चौंक कर बोली तो सब ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। इसका नाम हम लियान रखेंगे। लीजे का ली और अदियान का यान। इसने बताते साथ तफसील भी बताई। सब इसकी लॉजिक पर खुशी का इजहार किए बिना नहीं रह सके थे। हमास अभी छोटा था तभी सब ने उसे आने से सख्ती से मना किया था। चलिए भाई, द प्रेजेंटिंग द मोस्ट डिमांडिंग बेबी of Shahwila, grandson of the most polite Azlan Shah and son of the most takdu Sada wa Karila, Gussail Adiyan Shah, Lian Adiyan Shah। रब्बा ने इसे सबके सामने पेश ज़रा तफसील से कराते रोशनी डाली थी। इसके अदाकारी पर वो सब हौले से हंस दिए थे। लीजे ने इन सब के मुस्कुराते चेहरे को देखते आंखें मूंद ली थी। बंद पलकों की बाढ़ से दो आंसू टूटते उसके कानपट्टी पर बह निकले थे। मान कुछ लम्हों की तौफक के बाद इसने अपने सर पर बेवक्त दो हाथ महसूस कर दें आंखें मांगी थी। डैड, अदियान। सैम खान को देखते वो जब्त हारती सिसक उठी थी। उन्होंने इसका सर हौले से चुमा था। वहाँ से होते ही इसने अपने दाएं जानिब खड़े अज़लान शाह को देखा तो वो भी मुस्कुराते हुए से ही देख रहे थे। कहीं नहीं गया वो नालायक, घर ही लौटेगा। परेशान है ना जाने अनजाने में इंसान बहुत कुछ कर जाता है। आप यूं रोकर अपनी तबीयत खराब मत करो। वह इसका सर थपथपाते मोहब्बत से बोले तो वो भी ये हिचकी भरती अपनी गोद में मौजूद लियान की जानिब मतवज्जा हुई। बाबा बहुत गंदे हैं लियान के, उन्होंने देखा भी नहीं ना। अब हम इनसे नाराज़ हैं, इनसे ठीक है। वो उसके कान में सरगोशी करते बोली तो वो इसकी बात पर कसमसा कर आंखें मूंद गया। लीजे उसकी मासूमाना हरकत पर नम आंखों समेत मुस्कुराई थी। जल्दी से ये सूप ख़त्म करो, शाबाश, मैं अभी आती हूँ। महरम ट्रे साइड टेबल पर रखते उसे ताकीद करती बाहर निकल गई। उसके जाते ही लीजे ने बेसाख्ता निगाहें अपने साथ लेटे वजूद पर जमाई थी। वो यकटक लियान के चेहरे को तक रही थी। उसे अस्पताल से आए तकरीबन 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अदियान का कुछ अता पता नहीं था। उसे याद था कि अज़लान शाह के फ़ोन करने पर इसने कहा था कि वो ऑफिस के किसी काम की बदौलत फार्म हाउस में रिहाइश पजीर है। लीजे के दिल पर यह बात चुभी तो थी, लेकिन इनका इस्तकबाल भी अच्छे से किया गया था। लेकिन अदियान के बगैर ये जश्न भी मानीन पड़ गया था और वो एक बार फिर खामोशी इख्तियार कर गई थी। वो यकटक लियान के चेहरे को देख रही थी। वजह इसका हद दर्जा अदियान से ममालिस होना था। वो ता देर उसे तकती रही। मां किसी एहसास के तहत वो निगाहें उठाने पर मजबूर हुई थी और ये अपनी निगाहें दरवाजे पर मरकूज करते हुए इसकी निगाह यकलक थमी, फिर ठिठकी और यकायक इसकी आंखों में ढेरों गफ़ी दर आई थी।
इसका बिखरा हुलिया देखते लीजे की धड़कन एक लम्हे को रुकी थी। आंखें हद दर्जा सुर्ख हो रही थी, जैसी चिंगारियां सी फुट रही हूँ। वह आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब कदम बढ़ा रहा था और इसका हर उठता कदम लीजे के दिल पर हशर बर्पा कर रहा था। उसके करीब आने से पहले ही वो इससे पहले नाराजगी का इजहार करते वहां से गायब होती। अदयान ने कि जुस्त में उसका बाजू जकड़ते उसे मद्दे मुकाबिल किया और अपनी लहू होती आंखें इसकी आंखों में गाड़ी। लीजे को बेसाख्ता इतने अरसे बाद इसे खौफ महसूस हुआ था। अलीज़े अदयान शाह, तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम खुद को मौत के दहाने पर ले जाओ? वह इसके बाजू झंझोड़ते हुए कहर आलूद निगाहों से उसकी जानिब देखते हलक के बल दहाड़ा था। इसके अंदाज पर लीजे के वजूद में सनसनाहट सी दौड़ गई। इसे पलके झपकते आंसुओं पर पुल बांधा था। वो जानती थी कि वो बिखरा हुआ होगा, लेकिन वो इस तरह लीजे को मुखातिब करेगा ये इसके वहम व गुमान में भी नहीं था। इसके झटका देने की बदौलत वजूद में दर्द की ठिसें उठी थी, लेकिन वो बर्दाश्त करते अपना सुर्ख होता चेहरा झुका गई। क्या ये सब करके मुझ पर अपनी अहमियत बावर करवाना चाहती थी? तुमने अदयान को मुर्दा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अदयान जो बड़े से बड़े गहरे से गहरे समंदर सर्क करने की ताकत रखता है, आज तुमने एक लम्हे में उसकी हिम्मत को चूर चूर कर दिया। उसे ये साबित किया है कि इससे ज़्यादा कमज़ोर तो कोई है ही नहीं। वह इसकी हालत की परवाह किए बगैर से झंझोड़ते सर्द महरी से जवाब तलबी कर रहा था। उसकी बात के इख्तिताम पर लीजे ने तड़प कर उसकी सिम देखा और बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं अदयान, वो माजा मेरी आंखों के सामने। इससे पहले कि वो अपने दफ़ा में बोलते बात मुकम्मल करती, अदयान ने तलखी से इसके बाजू झटक गया। आइंदा अगर तुम्हारी इन लबों में मैंने मरने की बात सुनी ना लीजे, तो मेरी बात याद रखना, अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारी जान लेने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। पहले तुम्हें ख़त्म करूंगा और तुम्हारे साथ साथ अपना वजूद भी ख़त्म कर डालूंगा, क्योंकि तुम्हें खोने की अजियत बहुत तकलीफ दाह है। वह झटके से उसे अपने हिसार में लेते धीमे थके थके लहजे में बोलते इसकी नाक के साथ मिला गया। लीजे ने नम निगाहों से उसकी जानिब देखा, जिसका चेहरा रत जगी की गवाही दे रहा था। वो इसे ऐसा तो नहीं देखना चाहती थी। मैंने गुजरे दिनों में मौत को बहुत करीब से महसूस किया है लीजे। वो सरगोशी की कैफियत में बोलते उसे किसी कीमती मता जान की मानिंद उसे सीने में भीज गया। लीजे जो इससे नाराज़गी का वाज़ेह इज़हार करने का इरादा रखती थी, इसकी अबतर हालत देखकर खुद पर ज़ब्त न कर पाई थी। इसके गिर्द हसार कायम कर गई। इन फंसों के इस लम्हात में लियान की रोने की आवाज़ ने शहर को बुरी तरह तोड़ा था। लीजे अपनी नाराज़गी याद करते झट से उससे दूर हुई और शिकवा किना निगाहों से उसकी जानिब देखते बेड की जानिब चल दी। इसके इस रद्द अमल के वजह तो वो बखूबी जानता था, लेकिन इसे खुद से दूर जाता दे इसकी पेशानी पर सिलवटी नुमदार हुई। इसे बेचैन दिल समेत कदम बेड की जानिब बढ़ाए थे। आप करीब भी मत आइएगा अदयान, मुझे सब ने सब कुछ बताया है कि जब मैं अस्पताल में थी आपने उसे थामा भी नहीं था। वो भीगी आंखें उठाते इसकी सियाह आंखों में डालते मजबूत लहजे में बोली। तो अदयान ने परेशानी के आलम में उसे अपने सर के बालों को पीछे किया था। इस वक्त मुझे तुम्हारी परेशानी थी ना, बस। वो सफाई देने वाले अंदाज में बोला तो, लेकिन लीजे सरिये से ही इसकी बात को झटक गई। वो इसके औलाद को ही थामने से इनकारी था। मैं इतनी तकलीफ से गुजर कर इसे इस दुनिया में लाई हूँ और आपने उसे पकड़ा भी नहीं। पकड़ना तो दूर की बात, देखा भी नहीं। इसे कितना दुख हुआ होगा कि इसके बाबा ने उसे देखा भी नहीं। वो बच्चों की तरह मुंह बसोड़ते हुए बोली तो अदयान ने संजीदगी से उसकी जानिब देखते उसके करीब ही जगह संभाली थी। लीजे, अब ये तकलीफ में तुम्हें कभी नहीं उठाने दूंगा। वह उसकी पेशानी को लबों से छूते अकीदत भरे लहजे में बोला तो लीजे ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। सोचे अगर मुझे कुछ हो जा। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, अदयान के सर निगाहें खुद पर महसूस करते इसका दिल उछल कर हलक में आ गया। उसने एक उसकी तेवरी खतरनाक होती देख बेसाख्ता थूक निकला था। सॉरी, गलती से फिसल गया। वो सरसराते लहजे में बोलते आंखें मीचते अपनी निगाहें अदयान की जानिब मशगूल कर आ चुकी थी। आज इतने अरसे बाद उसे अदयान में पुराने वाले अदयान की झलक दिखी थी, तभी सहम गई थी। वो एक कटीली निगाह इसके झुके सर पर डालते गहरा सांस भरते लियान की जानिब मतवज्जा हुआ और भरपूर अंदाज में मुस्कुराते उसे अपनी गोद में लिया था। अभी तो आपने मम्मा को तकलीफ़ में डाल दिया था, लेकिन आज के बाद आपकी बदौलत मम्मा को कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, वेलकम मेरा बच्चा। वह उसकी नन्ही सी पेशानी पर बुसा देते समझाने वाले अंदाज में बोला। एन इसी लम्हे इसने अपनी आंखें बांकी थी। अदयान ने ठिठक कर इसकी सियाह आंखों में झांका और खुशगवार हैरत से लीजे की जानिब देखा, जो इन्हीं को देखते मुस्कुरा रही थी। वो मुसलसल उसके चेहरे पर नकुश को छू रहा था और लीजे ने नम निगाहों की से उसी की जानिब देख रही थी। इसने तश्कर से आसमान की जानिब देखा, जिस ज़ात ने उसे ये मौका दिया था कि वो इन सब लम्हात को महसूस कर सके। बाप बनने का एहसास किस कदर खुशकीना और अछूता होता है, ये इस वक्त कोई अदयान से पूछता। इसने मोहब्बत से इसे अपनी दाएं जानिब बैठी लीजे को देखा, जो गहरी निगाह से इन दोनों की जानिब देख रही थी।
आज इसकी बदौलत ही वो अपने अहदे से एक कदम आगे बढ़ गया था। अपनी रग व जाँ में बसती औरत से औलाद पाना भी मर्द की खुशकिस्मती होती है, और आज वो खुद को खुशकिस्मती तस्वुर कर रहा था। इसे धीमे से लीजे की जानिब बाहें बाकी थी, और वो भी मुस्कुराते हुए इसकी बाहों में आ समाई थी। बहुत शुक्रिया है मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए, मुझे यह अनोखा एहसास बख्शने के लिए। वो इसकी कनपट्टी को लबों से छूते हुए बोला, वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे छोटू से बेबी का भी अब बेबी हो गया है, तो अब इसे छोटू सा बेबी कहना चाहिए या नहीं। वो उसके गाल पर अपना लम्स छोड़ते हुए बोला तो लीजे ने गश्मगी निगाह से उसकी जानिब देखा। मान उसकी निगाहों की लपक से घबराते वो झुकी थी और लियान के नन्हे मुन्ने हाथों को चूमा था। अदियान ने फरते मसरत से इन दोनों को अपने सीने में भीजते आसमान की जानिब निगाह उठाई थी। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, इसने लबों से बेआवाज़ जनबिश की थी, और इन खूबसूरत लम्हात ने इन्हें अपनी लपेट में ले लिया था। 2 साल बाद जहाज़ ने पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड करते ही एक इत्मीनान भरा एहसास इसके रग व पै में सरसरायत करता चला गया था। एयरपोर्ट पर अच्छा खासा रश था, क्योंकि लोग अपने अजीज़ व अकराब से मिलने की खातिर ही वहीं जमा हुए थे, तो कोई अपने अजीज़ को छोड़कर परदेश जा रहा था। वह चमकती निगाहों से इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहा था। आंखों में गॉगल्स लगे होने की बदौलत कोई इसकी मुस्कुराती निगाहों का जायज़ा नहीं ले सकता था। वो ड्राइवर के हवाले अपने बैग्स वगैरह करता खुद अपनी मखसूस चाल चलती सीहा मर्सिडीज की जानिब चल दिया। इसकी सहर अंगेज शख्सियत को देखते लड़कियां मुंह खोले इसकी जानिब देख रही थी, लेकिन वो इन सब से बेनियाजी बरतता सपाट अंदाज में अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था। इन सब लड़कियों की निगाहों में अपने लिए पसंदगी का अंसर देख इनसे सबसे नफरत महसूस हुई थी। एक तलक निगाह इन सब पर डालते इसने एक गाड़ी के शीशे में देखते अपने बाल संवारे थे, जो हमा वक्त माथे पर बिखरे रहते थे, और यही चीज़ उसकी शख्सियत का खासा था। इसके लबों पर मुस्कुराहट सिर्फ अपनों को देख कर ही आती थी। ड्राइवर ने इसके लिए दरवाज़ा खोला तो वो मुस्कुराते हुए इन्हें सल्यूट पेश करती पिछली सीट संभाल गया। अलबत्ता आंखों में गॉगल्स अभी भी मौजूद थे, जिसके पीछे मौजूद आंखों से वो इतराफ़ का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। ड्राइवर ने उसका सामान गाड़ी की डिक्की में रखा तो गाड़ी जहाज़ की सी तेज़ी से एयरपोर्ट की हदूद से बाहर निकली थी। इसने आंखें मूंदते इस हवा को अपने अंदर समोया था। अपने वतन की मिट्टी में एक अजीब सी कशिश होती है, जो इसके बाशिंदे को अपनी जानिब राग़िब करती है। कुछ ही यही हाल इसका भी था। वो आज बेतहाशा खुश था कि वो आज सबसे मिलेगा, और सबसे ज़्यादा खुश तो वो एक वजूद को मिलने की खातिर था। उसे मालूम पड़ा था कि वो जिसकी बदौलत इतना अरसा बाहर रहा है, वो तो अभी भी वैसी की मासूम सी नाजुक सी है, लेकिन अब वो इससे मज़ीद दूरी इख्तियार करके इसके दिल में बदगुमानियाँ नहीं डाल सकता था। तभी उसने सोचा था कि वो इसके पास जाकर ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर वो इसे अपने मजबूत बनाएगा। वैसे तो ये उसे बहुत ही पहले कर लेना चाहिए था कि पढ़ाई सख्त होने की बदौलत वो इस बात को वहीं पर दबा गया था। फ़हीम बाबा, आपको ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। ड्राइवर फ्रंट मिरर से उसकी खूबसूरत नैन नक्श पर नज़रें डालता हुआ नम निगाहों समेत बोला था, तो फ़हीम ने उनकी आवाज़ पर चौंक कर होश की दुनिया में लौटा था, और उनकी इतनी मोहब्बत को किसी अजाज़ की मानींद मुस्कुरा कर सीने पर हाथ रखते झुक कर कबूल कर गया था। ड्राइवर उसे एक नज़र देखते दोबारा ड्राइविंग की जानिब मशगूल हो गया। घर में किसी को इल्म तो नहीं हुआ ना, बस अदियान भाई के अलावा? इसे संजीदगी से इफ्तिसार किया और गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ाए थे। नहीं बाबा, मुझे अदियान बाबा ने सीधा ऑफिस से आपको लेने भेजा है। इसने भी इतला देते गाड़ी का गियर बदला था। बस बात में सर हिलाते गाड़ी से पुश टिकाए आंखें मूंद गया। आंखें मूंदते ही इसकी निगाहों के सामने इस मासूम फारिया का चेहरा घुमा था, जिससे बात किए हुए से पूरा साल गुजर चुका था। वो इसे देखना तो दूर की बात, उसकी आवाज़ भी नहीं सुन पाया था। ये सब इसकी जानिब से नाराज़गी का वाज़ेह इजहार था, जिसकी बाबत इल्म से घर वालों की जानिब से हुआ था, क्योंकि वो चाहकर भी इसकी 17वीं सालगिरह पर नहीं जा पाया था। अब तो फिर से वो इसकी सालगिरह आने वाली थी, और इसकी नाराज़गी जूं की तो थी, लेकिन उसे यकीन था कि वो इसे बहुत जल्द मना लेगा। गाड़ी नाक की सीध में अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी, और वो अपने आने वाले लम्हात का सोचते मुस्कुरा रहा था। नो बेबी, डोंट डू दिस, वो लड़की इस 2 साला बच्चे को बाजू में खींचते हुए बोली, जो खुनखार निगाहों से अपनी कई साला लड़की को घूर रहा था। ये मंजर एक खूबसूरत मॉल का है, जहाँ 2 नुस्वानी वजूद एक दुकान पर खड़े अपनी ही शॉपिंग में मसरूफ़ थे, जिसमें एक वजूद के साथ एक बच्चा और भी मौजूद था, जो उसकी गोद में खामोशी से बैठा इर्द गिर्द का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। वो लड़की इस बच्चे को देखते परेशानी से इस हिजाब में लिपटी लड़की की जानिब मतवज्जा हुई, जो इसकी मन्नत समाजत कर रही थी। फुप्पू आइसक्रीम,
वो ज़िद्दी लहजे में गोया हुआ तो इसके साथ खड़ी लड़की ने हैरत से तिरछा होकर इसके दुपट्टे में नज़र डाली थी, लेकिन इसके दुपट्टे पर लगी आइसक्रीम को देखते वो कहका लगा कर हंसती थी। उसके हंसने पर वो बच्चा अपनी जिद भुलाए अब गुस्से से उसकी जानिब देख रहा था। इसकी हंसी को फ़ौरन से पहले ब्रेक लगी थी। फारिया, उससे तंग मत करो, तुम जानती हो 2 घंटे इस बाप की औलाद का रोना ख़त्म नहीं होना। लीज़ा उसके चेहरे पर गुस्से के तासरात देखते तिनक कर बोली तो फारिया इस बात में सर हिलाते उसे गोद से उठाया था। आई एम सॉरी, वो बच्चा थोड़ा गुस्से वाला है। वह अपने असली मासूमाना अंदाज में इस लड़की से माजरत करती इन सब की जानिब चल दी। रोशानी, लीज़े, अनाबी और फारिया ये चारों ड्राइवर के साथ शॉपिंग करने की खातिर करीबी मॉल आई थी। फारिया ने यूनी के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, जबकि बाकियों ने बच्चों के लिए कुछ खरीदना था। अभी भी वो अपनी शॉपिंग मुकम्मल करते बाहर की जानिब भी बढ़ गई और गाड़ी में जगह संभालते ड्राइवर ने गाड़ी आगे की जानिब बढ़ा दी। मान इसी दौरान लीज़े का मोबाइल रिंग हुआ तो लीज़े ने अपने बैग में मोबाइल तलाश करना शुरू कर दिया। अदियान की कॉल थी। इसने फ़ोन उठाते ही जो ही मोबाइल कान से लगाया, लियान ने झट से मोबाइल उसके हाथ से झपटा था। लीज़े ने एक ज़बरदस्त घुरी से उसे नवाजते मोबाइल उसके हाथ से छीना था। बाकी सब हैरत से लीज़े को बच्चों की तरह जिद करते देख रहे थे। लियान ने अब गला फाड़ फाड़ कर रोना शुरू कर दिया था। लीज़े, क्या हुआ है लियान को? फ़ोन कान से लगाती अदियान की तशवीश ज़दा आवाज़ इसकी सम्मातों से टकराई तो इसका दिल मज़ीद ख़राब हुआ। कुछ नहीं हुआ उसे, कभी मेरे मुतालिक भी पूछ लिया करे कि आपकी औलाद ने मुझे तो कुछ नहीं किया। वो जले भुने अंदाज में बोली तो अदियान ने सताइशी अंदाज में फ़ोन की जानिब देखा। मैंने बार बार मना किया था कि उसे कुछ मत कहा करो। अदियान ने मतानत से उसे बावर करवाया तो लीज़े ने गश्मे निगाहों से लियान को देखा, जो अब सुकून से बैठा इसे पटर पटर देख रहा था, जैसे उसे पता चल गया हो कि उसकी माँ को डांट पड़ रही है। पहले इस बच्चे का बाप मेरे सर पर चढ़कर नाचता था, अब बाप ने वो जगह छोड़ी है तो इसके लाडले सपूत ने ये जगह संभाल ली है। वो तपकर बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोली तो अदियान ने उसकी सरगोशी से मुस्कुराहट दबाई, जबकि उसकी बात से मुस्तफ़ीद होती रोशानी, लीज़े और फारिया ज़ब्त के बावजूद भी अपना कहका नहीं रोक पाई। वैसे लीज़े, अदियान तुम्हारे दिल में नहीं रहता था क्या? ये दिल से सर पर कब पहुँचा? रोशानी ने हैरत का भरपूर इजहार किया था। लीज़े ने उसकी बात पर खसिया कर उसकी जानिब देखा और कुछ कहे बिना ही कॉल काट दी थी। वैसे आप ये अदियान भाई और आपकी जोड़ी एकदम मस्त है, मतलब फुल पैकेज है। फारिया, जो खामोशी से बैठी बाहर के मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी, अचानक कुछ याद आने पर बाएं आंख दबाते शरारत से बोली तो लीज़े ने मसनूई घूरी से उसे नवाजा था। हाँ, तुम और फ़हीम भी ऐसी ही कोई मिसाल कायम करना। अनाबी ने भी मौके की मुनासिबत के लिहाज से मौका पे चौका मारा था। फारिया का चेहरा एक लम्हे को तारीक हुआ था। इसका खामोश होना इन सब ने शिद्दत से महसूस किया। तभी कुछ लम्हे के लिए वहाँ खामोशी छा गई और चुप करते अपनी गोद में बैठे हमास की जानिब मतवज्जा हो गई, क्योंकि इस बात का इसके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे क्या देख रहा है मेरा बेबी? लीज़े लियान की आंखों पर बूसा देते बोली, जो टुकुर टुकुर उसे दिख रहा था। प्यारी मामा। वो चक कर लीज़े के गाल पर बोसा देते हुए बोला तो लीज़े उसकी मासूमाना हरकत पर खिलखिला कर हंस दी थी। रास्ते में एक इशारे पर गाड़ी रुकी तो फारिया को आगे बैठी हमास के साथ मसरूफ़ थी। इसकी निगाह एक मंजर पर ठिठक कर रुकी। इसे ज़रा आगे होते पूरा मंजर देखना चाहा। मान वहाँ चलते मंजर को देखते उसकी आंखों में बेयकीनी दर आई। इसे सरह से हमास को रोशानी को थमाया था। अनाबी भी वो सब कुछ देख चुकी थी, जो चलो फारिया बाहर चले। अनाबी ने संजीदगी से उसकी जानिब देखते हुक्म जारी किया तो फारिया ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। मैं बाहर जाके क्या करूं? इसे बौखला लेते लहजे में इस्तेसार किया तो अनाबी ने खून आशाम निगाह से उसकी जानिब देखा। लीज़े और रोशानी भी इन लड़कों को देखते परेशान हो चुके थे, जो खामोश लड़की पर बुरी तरह चिल्ला रहे थे। अनाबी ने खुद गाड़ी से बाहर निकलते झटके से उसे भी बाहर निकाला था। फारिया अच्छा खासा बौखला कर रह गई थी। अब वो दोनों संजीदगी से कदम उनकी जानिब बढ़ा रही थी। तुम जैसी गरीब लड़कियां जानबूझकर लड़कों के सामने दावती नज़ारा बनती हो और बाद में मासूमियत का लिबादा ओढ़ते बच्चों की तरह बर्ताव करती हो। वो दो लड़के थे जो अपनी गाड़ी से निकलते इस लड़की को अच्छी खासी सुना रहे थे। इन दोनों की शक्ल से ही वो अच्छे खासे गुंडे बिगड़े हुए लग रहे थे। अनाबी ने तनफुर से इनकी जानिब देखा, जबकि फारिया अभी भी घबरा रही थी। लीज़े और रोशानी भी ड्राइवर को गाड़ी एक तरफ लगाने का कहते गाड़ी से निकल आई थी, क्योंकि अब यहाँ पर जो होने वाला था इससे वो दोनों भी बखूबी वाकिफ़ थी। देखिए भाई, मैं एक तरफ होकर चल रही थी, आप लोग ने जानबूझकर गाड़ी मेरे पीछे लगाई है और ये मेरी चादर भी गंदी कर दी है। वो बच्ची तकरीबन 16 साल की थी। फारिया ने उसे बगौर देखा, जो अपने लिबास पर इनकी बदौलत पड़ने वाली छींटों के बाद भी इनसे कोई माफ़ी तलब कर रही थी। फारिया को इसमें अपनी झलक दिखी थी। वो सरहद से आंखों में नमी को छुपा गई थी। आप जाओ यहाँ से।
अनाबी ने बराह रास्त इस लड़की को मुखातिब किया जो शायद कॉलेज से पढ़कर आ रही थी। इस लड़की ने तशकराना अंदाज में इसकी जानिब देखा। इससे पहले कि वो आगे की सिमत बढ़ती, इसमें से एक लड़के ने कि जिस्म में इसकी कलाई को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ा था। पहले हमें हमारी बात का जवाब दो, और तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी छटाक भर की लड़की से डर जाऊंगा? वो तमस्कर से सीने पर हाथ बांधते खड़ी अनाबी की जानिब देखते बोला और इस लड़की की कलाई को मरोड़ा था। लोग इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो चुके थे और इस मंजर से लुफ्त अंदोज हो रहे थे, लेकिन कोई इन्हें बचाने की खातिर आगे नहीं बढ़ रहा था। लीजे और रोशानी को तो बाकायदा परेशानी होने लगी। अनाबी बेसाख्ता इस लड़की के दफ़ा में कदम इसकी जानिब बढ़ाए, लेकिन इसके साथ मौजूद दूसरे लड़के ने सरत से अपनी जेब से पिस्तौल बरामद करते अनाबी की ऊपर तानी थी। इन सब की चीखें निकल गई इस अचानक हुई आफताब पर। अब वो मुस्तकिल मकरूह कहका लगाते इन दोनों को देख रहा था। वाह, एक के साथ एक मुफ्त वाला हिसाब है ये तो। वो लड़का कहका लगाते हुए बोला। माँ अनकब से ही अपने सर पर होने वाले वार से वो बेसाख्ता लड़खड़ाया था। उसे हैरत से गर्दन मोड़ते अपने अकब में दिखा जाफारिया खड़ी खून आशाम निगाहों से उसे घूर रही थी। अरे एक और चिड़िया! इसकी आवाज़ पर मुंह पर पड़ने वाले ज़ोरदार थप्पड़ से बंद हुई थी। इसकी सख्ती की कैफियत में अपने सामने खड़ी छोटी सी लड़की को देखा जिसका हाथ पत्थर से भी भारी था। हाथ छोड़ो इस लड़की का! वो गम व गुस्से से चिल्लाई। चेहरा जब से सुर्ख पड़ रहा था। किसी को ढूंढने से भी इसमें डरी सहमी फारिया का अक्स नहीं मिला था, तो वो कोई बदली हुई मखलूक ही लग रही थी। क्यों, तेरे बाप का राज है क्या? इस लड़के ने आंखों में हकारत लिए कदम इसकी जानिब बढ़ाए थे, लेकिन इससे पहले ही फारिया ने मौका मिलते ही इसकी एक ही जिस्म में दूसरे लड़के के हाथ पर वार किया था। पिस्तौल इससे दूर जा गिरी थी। फारिया ने सरत से वो पिस्तौल उठाते इस लड़के पे तानी थी। ये सब कुछ पलक झपकते हुआ था। सब लोग हैरत से इस लड़की को देख रहे थे जिसने क्रिकेट की तरह रंग बदला था। मेरे बाप का तो नहीं, अलबत्ता मेरा राज ज़रूर है। ये कहते ही उसने पिस्तौल इस लड़की की जानिब तानी थी। अनाबी ने फ़क्रे अंदाज में उसकी जानिब देखा। वो दोनों लड़के उसके हाथ में अपनी पिस्तौल देखते अच्छा खासा बौखला गए थे। मान फारिया की निगाह इन दोनों से होते हुए इतराफ़ में ठिठकी थी। इन तीनों ने भी उसकी इन नज़रों के ताक़ुब में देखा था। कितना वक्त मज़ीद दरकार है? फ़हीम जैसे घर जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। वो इतना ही मुसलसल होती ना ताखिर से उकता गया था। अभी भी अपनी कलाई में मौजूद घड़ी में वक्त देखते उकताहट भरे लहजे में गोया हुआ तो ड्राइवर ने गाड़ी से बाहर निकलते सूरत हाल का जायज़ा लिया। फ़हीम बाबा, आगे मेरे ख्याल से किसी की लड़ाई हो गई है, अच्छी भली। वो शीशे में झुकते परेशानी से बोला तो फ़हीम ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। वो तो कब से समझ रहा था कि आगे रास्ता बंद है, लेकिन यहाँ ये किस्सा ही अलग था। वो थक हार कर खुद ही गाड़ी से बाहर निकल आया ताकि ताज़ा हवा में सांस ले सके। गाड़ी में बैठे बैठे तो दम घुटने लगा था। वहाँ से आती आवाज़ों से उसने तहज्जुद के मारे मजबूर होकर कदम उसकी जानिब बढ़ाए। फ़ौरन से पहले ये अपने मोबाइल से नीचे कर लें सब के सब, वरना ये देख रहे हैं ना। लड़की की कड़क आवाज़ पर फ़हीम का तहज्जुद मज़ीद बढ़ा था। उसे हैरत हुई थी कि कोई लड़की इतनी बहादुर है। इसकी आवाज़ का असर ही था कि सब ने अगले ही लम्हे मोबाइल नीचे किए। फ़हीम का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया था। मान वो हुजूम को चीरता व आगे आने में कामयाब हुआ था। इस लड़की की पुश्त उसके सामने थी। अंदाज़ा तो वो लगा ही सकता था कि वो टीन एज लड़की है, लेकिन इतनी बहादुर। लगता है कोई ख़ास ट्रेनिंग दी गई है। वो दिल ही दिल में सराहे बगैर ना रह सका। फ़हीम की निगाह एक लड़की की जानिब उठी जो हुजूम में ही छुपे हुए मुस्तकिल वीडियो बना रहा था। इससे पहले कि वो इसकी जानिब बढ़ता लोगों ने उसके आगे आना शुरू कर दिया। वो घबरा कर रह गया। इसे कुछ सोचते कदम इस लड़की की जानिब बढ़ाए ताकि वो इसकी शक्ल देख सके। उसकी पुष्ट पर पहुंचते ही इससे पहले कि वो इसे मुखातिब करता उसकी बहादुरी की दाद देता, फारिया ने एक ही जिस्म में पलटते उसके सर पर पिस्तौल तानी थी। अपने अकब में कदमों की चाप पर इसकी समातों ने अलार्म कर दिया था। तभी उसने एक झटके से अब रुख फेरा था, लेकिन अपने सामने खड़ी शख्सियत को देखते इसे अपने इर्द गिर्द धमाके होते महसूस हुए थे। इससे सख्ती की कैफियत में फ़हीम की जानिब देखा था। मुकाबिल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो भौचकाते हुए सर तबा इसका जायजा ले रहा था। नेवी ब्लू कलर का घुटनों को छूता फ्रॉक पहने, साथ ब्लू कलर की ही जीन्स, सर के हमेशा की तरह गुलाबी हिजाब किया हुआ था। वो सबसे ज़्यादा हैरत तो इसे इसके हाथ में मौजूद गन देखकर हुई थी, जो इसने तानी भी इसके ऊपर ही हुई थी। दोस्त, इसके लबों ने बेआवाज़ जनबिश की थी। वो तो जैसे अभी भी इसकी मौजूदगी को मानने से इनकारी थी। फ़हीम ने तो अभी तक इस मासूम फारिया का खाका अपने जहन में बनाया हुआ था, लेकिन सामने खड़ी लड़की उसे कहीं से भी मासूम नहीं लगी थी।
अनाबी, लीज़ा और रोशा ने खुशगवार हैरत से उसकी जानिब देखा। दफ्तन अनाबी भागने वाले अंदाज में इस तक पहुंची थी, इसके गले लगी थी। इन दोनों को गोया होश आया था। फ़हीम ने भी होश में आते अनाबी को सीने में लगाया था। अब वही खड़े खड़े सब हैरत से ये मेल मिलाप देख रहे थे। आपको हमारे साथ चलना होगा, ये ट्रैफिक ब्लॉक करना कहाँ की अक्लमंदी है मोहतरमा, एक ट्रैफिक वार्डन इनके नज़दीक आते गुस्से से बोला। तो फ़हीम की पेशानी पर सिलवटें नमदार हुई इसके मुखातिब करने के अंदाज पर। इससे पहले कि वो तन फन करता उसके नज़दीक पहुंचते कुछ बोलता, फारिया ने उसे देखे बगैर हाथ के इशारे से उसे टोक दिया। मैं अपना दफ़ा खुद करना बखूबी जानती हूँ मिस्टर फ़हीम शाह, वो संजीदगी से बोलती दोनों हाथ सीने पर बांधी खुद ही ट्रैफिक वार्डन की जानिब मतवजा हुई। ये ट्रैफिक ब्लॉक करना कहीं की भी अक्लमंदी नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ लोगों की हिफाजत के लिए खड़ा किया जाता है ना आपको, तो आप सबका ध्यान कहाँ होता है। बीच सड़क पर एक लड़की को लड़के खुले आम छेड़ रहे हैं, उसे टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क का गंदा निज़ाम ना पहले कभी कुछ अच्छा है ना ही आगे कभी अच्छा होगा। और आप लोग कहते हैं कि अपनी दफ़ा के लिए भी हम ना बोलें तो तुफ है आप जैसे लोगों पर। ऐसा करते हैं आप लोग मासूम और बेबस लोगों का तमाशा देखें और हम इन बिगड़े हुए लोगों की चुंगल में फंसे बर्बाद होते हैं, तो वो ठीक होगा ना। वो तिनक कर धाड़ी तो सब लोग इस फासला कायम कर गए। अनाबी ने भवे उचकाते फ़हीम की जानिब देखा जो लबवाकी हैरत से फारिया की जानिब देख रहा था, जो किसी शेरनी की तरह इस वार्डन को देखे धाड़ रही थी। जवाब दे अब मुझे, आप क्यों बोलती बंद हो गई। कमज़ोर लोगों पर हक जताना आप लोगों पर अपना फ़र्ज समझते हैं, लेकिन जो ज़रा सी मजबूत हुए उन्होंने भी कुछ रिश्वत दी, आप लोग उसके पैरों के तलवे चाटना शुरू कर देते हैं। अनाबी भी इसकी साथ ही तीश में आते बोली, पहले तो बहुत बोल रहा था, अब देखो कैसे बोलती ही बंद हो गई थी। इन दोनों ने एक साथ सर झटका था। इसी फारिया की तलाश थी ना तुम्हें, अब आए रोज़ हाथ बाजू टांगे तुड़वाना। अनाबी फ़हीम के करीब जाती कहका लगाते बोली तो फ़हीम ने गशमगी निगाह से उसकी जानिब देखा जो वाज़े उसका मजाक उड़ा रही थी। वो ट्रैफिक वार्डन भी हैरान परेशान खड़ा सब गाड़ियों को अब जाने का इशारा कर रहा था। वो अच्छा खासा बौखला चुका था। इसके माफ़ी मांग कर जाते ही फारिया ने एक गहरा सांस फिजा के सुपुर्द किया था। एकदम से फ़हीम की आमद और इसकी आंखों के सामने आते ही वो कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन उसे पढ़ना नहीं था। तभी इन सबको नज़रअंदाज करते फ़हीम के करीब से होते गाड़ी की जानिब जाती दरवाज़ा खोल कर बैठ गई। वाज़े मतलब था कि सब बैठे और वो भी घर चले। इसकी बेरुखी का मतलब फ़हीम बखूबी जानता था, लेकिन फ़िलहाल वो खामोश था। फ़हीम भाई घर जाकर देख लीजिएगा। लीज़े की शरीर आवाज़ पर फ़हीम जो सदमे की कैफियत में फारिया के तौर इतवार दिख रहा था, चौंक कर उसकी सिमत मतवज्जा हुआ। मान इसकी निगाह अपने पैरों में खड़े हमास और लियान की जानिब पड़ी थी। एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया था। हे चैम्प, कैसे हो। वो दोनों को बाहों में भरते इस दोनों के गालों पर बूसा देते हुए बोला। जवाबन वो दोनों मुस्कुराते उसकी गर्दन में चरा छुपा गई। फ़हीम ने इन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाया था और अपने कदम वही पास खड़े लड़के पर डाली जो अपने मोबाइल में वीडियो बना रहा था। फ़हीम ने एक सर निगाह इस पर डालते एक झटके से उसके हाथ से मोबाइल खींचते इसमें से वो वीडियो डिलीट की थी। वो लड़का नासमझी से उसकी जानिब देख रहा था। बीवी है वो मेरी, आइंदा ख्याल रखना। शक्ल से तो मासूम लग रहे हो, इसीलिए बकश रहा हूँ, वरना मुंह तोड़ने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। वो मोबाइल उसके हाथ में थमाते उसका कंधा थपथपाते गाड़ी की जानिब बढ़ गया। इन सब ने मोहब्बत से उसकी जानिब देखा था जो अब बिल्कुल नहीं लड़खड़ा रहा था। उसकी चाल बिल्कुल दुरुस्त थी। फारिया ने एक मुस्कुराती निगाह इसकी टांग पर डालते नाराज़गी से निगाहों का रुख बदल लिया था। फ़हीम एक गहरा सांस खारिज करते अपनी गाड़ी की जानिब चल दिया। कुछ ही देर में दोनों गाड़ियाँ आगे पीछे शाह विला की जानिब निकली थी। हुरीन, इधर आ जाओ मेरी जान, तंग ना करो। माजा जो ना जाने कब से उसे कुछ खिलाने की तक गोदों में थी, उसे मुसलसल भागता देख बेबसी से बोली तो पास स्वेटर बुनती आयत ने मुस्कुराते हुए अपनी इस आशियाने को देखा था। लाए भाभी, मैं खिलाता हूँ। ज़रार ने इसके हाथ से वो बॉल लेते हुरीन को अपने नज़दीक आने का इशारा किया, लेकिन अब वो इसकी ऐनक उठाते उल्टी अपनी आंखों पर लगा रही थी। ज़रार उसे देखते मुस्कुरा दिया था। तभी अपनी जगह से उठते एक ही जिस्म इस तक पहुँचा और इसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। चाचू की जान, मेरे से चालाक किया, अभी मेरे से ज़्यादा चालाक कोई इस घर में नहीं आया। वो इसकी नाक दबाता मज़े से बोला और अपनी जेब से चॉकलेट निकालते उसके हवाले की थी, जिसे वो सरत से थाम गई थी। बुरी बात हुरी, आपके दांत खराब हो जाएंगे। माजा से आंखें दिखाते बोली, लेकिन इसकी जैसे इसकी बात को किसी खाते में नहीं लिया था।
अच्छी बात बिल्ली। इसे आंखें मीचते उसे मस्का लगाया था। जवाबन माजा इसके खुद को बिल्ली कहने पर चटाचट इसके गालों को चूम गई थी। रैम ने के देखा देखी वो भी कभी कभार मक्खन लगाते हुए इसे बिल्ली कह दिया करती थी। वह इसके मुंह से माजा को कुछ ज़्यादा ही प्यारा लगता था। आयत ने मुस्कुराते हुए इसके जानिब देखा जो अब इनके करीब आते इसके गाल चूम रही थी। माजा भी गहरा सांस भरते वहाँ से उठ खड़ी हुई। आयत ने चौंक कर उसकी जानिब देखा जो एक बार फिर उम्मीद से थी, लेकिन इस बार वो हुरैन के टाइम से ज़्यादा थकी थकी लगती थी। आप सबके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है। एन इसी लम्हे रायम की बेवक्त आमद पर वो सब हैरान रह गए थे, जो आज कुछ ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रहा था। इन सब ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा जो अपना कोट उतारते अपने बाजू के कप फोल्ड कर रहा था। जल्दी से सब तैयारी पकड़े, हम शाहविला जा रहे हैं। फ़हीम वापस लौट आया है। मुझे अभी अदयान की कॉल आई थी। रायम ने मुस्कुराते हुए इन सबको इतला किया। वो सब खुशगवार हैरत में उसकी सिमत देखने लगे। माजा तो खुशी खुशी उठते ही कमरे की जानिब चल दी। आयत ने उसे भी जाने का इशारा किया ताकि वो फ्रेश हो सके। डॉक्टर, हुरैन की मतोतली आवाज़ पर वो चौंक कर इसकी सिमत मतवज्जा हुआ। वो इसे ज़रार की गोद से लेता हुआ उछाल गया। जवाबन वो इसके गाल को चुमती खिलखिला कर हंस देती। रैम ने उसे लेते कदम कमरे की जानिब बढ़ाए थे। मम्मा बस करे, कितना खिलाइए, मेरी बस हो गई है। फ़हीम जब से घर लौटा था पहले तो अज़रा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था, लेकिन उसके होने का यकीन करते वो उसके सीने से लगे फूट फूट कर रो दी। फ़हीम ने मुश्किल से उन्हें संभाला था। इनसे मिलते ही वो महरम अज़लान शाह अफ़ान शाह से मिलते बाकी सब की जानिब मतवज्जा हुआ था। फ़ारिया को घर आते साथ ही अपने कमरे में जानिब चल दी थी। यह फ़ारिया को क्या हुआ है? अज़रा इसका फूला मुँह देखते परेशानी से इस्तफसार किया तो अनाबी ने शरारत आमेज़ निगाहों से फ़हीम की जानिब देखा। हीर अपने रांझे से नाराज़ हो गई है। अनाबी आके मटकाते बोली तो सब इसकी बात का मफहूम समझते कहका लगा कर हंस दिए थे, जबकि वो सबकी खातिरदारियां देखकर बेबसी से ठंडी आ भर कर रह गया था। अब जैसे ही रात तक सब आएंगे तो हमने सबसे पहले इनकी शादी के दिन फिक्स करने हैं। खैर से फ़ारिया भी अगले महीने 18 की होने वाली है और मुझे भी बस अब जल्दी है, अनाबी को लेकर जाना है। यहाँ से बहुत देरी कर दी है पहले ही मैंने। परिशे मोहब्बत से अनाबी की जानिब देखते बोली तो वो ना चाहते हुए भी झिझक उठी थी, जबकि बाकी सब ने ज़ोर और शोर से ताईदी अंदाज में सर हिलाया। फ़हीम ने परसोच निगाहों से दूर खड़ी फ़ारिया को देखा जो अब पानी पीने में मसरूफ़ थी। इसने अपने कदम बेसाख्ता की जानिब बढ़ाए थे जो अब किसी से कॉल पर बात करते हंस रही थी। मेरा नाम फ़ारिया फ़हीम शाह है। किसी को भी तंगी का नाच नचा दूंगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा। वह हंसते हुए किसी को कह रही थी, जबकि फ़हीम के बढ़ते कदम तो इसकी बात पर ही थम गए थे। इसके नाम के साथ अपना नाम जुड़ा देख फ़हीम के लब दिलकशी से मुस्कुराए थे। वो वहीं से वापस कदम मोड़ गया था। इसके लिए यही बहुत था कि इसने अपने नाम के साथ इसका नाम अलग नहीं किया था, और वो ये बखूबी समझ गया था कि इसके अचानक यूँ आज आने और सामने देख वो एक लम्हे को कमज़ोर भी पड़ी थी, लेकिन वो जल्दी सब हिसाब चुकता करने का इरादा रखता था। नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।